आर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी, आर प्राइम मिनिस्टर इज यंग एंड डायनेमिक। तो ये जो डायनेमिक है इसका कोई और वर्ड तुम डाल सकते हो क्या? चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग इन द बोल्ड पार्ट। तुम्हें इंस्ट्रक्शन पढ़ने आने चाहिए, इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ोगे तो फंस जाओगे। यहां पे डायनेमिक का कोई और वर्ड तुम यहां पे डाल सकते हो, बेलिजरेंट, एक्सप्लोसिव, एनर्जेटिक या इंटेलिजेंट। जल्दी से बता दो। डायनामिज्म का मतलब होता है काफी लाइवली इन नेचर, बदलता रहता है, स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है, भरपूर एनर्जी से भरा हुआ। डायनामिक का मतलब यह भी होता है भरपूर एनर्जी से भरा हुआ। यस और नो, जल्दी से बता दो। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। रूही अनेजा, वेरी गुड क्वेश्चन सर। अभी तक मैंने एक सीयूईटी के फॉर्म में कोई ऐसा कोर्स नहीं भरा जो अब मुझे इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं अब मुझे इस कोर्स में एडमिशन ले लेना चाहिए। तो क्या अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग फॉर्म्स में मैं वो कोर्स भर सकती हूँ? क्योंकि मैंने सीयूईटी के अंदर वो भरा नहीं है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, बट आएगा डेफिनेटली, आपके पास ये मौका दिया जाएगा। राइट आंसर इज एनर्जेटिक इज द राइट आंसर। या डायनेमिक का क्लोजेस्ट मीनिंग इसमें एनर्जेटिक होना चाहिए। एनर्जेटिक बिल्कुल सही है, दोबारा एक बार दिखा देता हूं। एनर्जेटिक इसमें आंसर तुम्हारा बिल्कुल सही है। जितने भी बच्चे एनर्जेटिक आंसर दे रहे हैं उन सबका आंसर एनर्जेटिक सही है। डायनामिक का देखो क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है, जरूरी नहीं है ये इसका सिनोनिम हो सकता है इसका क्लोजेस्ट मीनिंग हो। इन चार में से हमें हमेशा राइट आंसर नहीं चूज करना होता, हमें इन चार में से जो बेस्ट आंसर है वो उठाना होता है। तो बेस्ट आंसर इस केस में एनर्जेटिक बिल्कुल सही है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, सभी स्टूडेंट्स अगस्त एसएस बैच में ज्वाइन कर लें। अगर आप सीयूईटी फेज 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपका एग्जाम जनरल टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज, डोमेन्स अगर आपके अगस्त के अंदर लाई कर रहे हैं, तो हमारा एक नया बैच है जिसके अंदर आपके पास सीयूईटी 2022 की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है। इसमें आपके पास लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट तीनों कवर करवाया जाएगा। आपके पास लाइव काउंसलिंग सपोर्ट होता है, 1500 प्लस ई बुक्स आपको मिलती हैं, मॉक टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो। इस बैच के अंदर एक ऐसा कॉस्ट हमने इस बैच का रखा है जो हर एक स्टूडेंट इसको अवेल कर रहा है, हर एक स्टूडेंट इसमें एनरोल कर पाए, हर एक स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल हो। तो यहां पे आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं, हर एक डोमेन के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको देखना शुरू होंगे। सभी स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है, करो। अगस्त एसएस बैच की डिटेल्स आपको लर्न करो एप्लीकेशन में मिलेंगी। दूसरा ये रहा है मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो 6397662212, लिख लो यार 6397662212। इस व्हाट्सएप पे हाय भेजो और बोलो हेलो सर आई नीड डिटेल्स फॉर अगस्त एसएस बैच। आपको मैं अगस्त एसएस बैच की डिटेल्स सारी की सारी सेंड कर दूंगा। स्टार्ट करें। एनर्जेटिक बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ही सून गॉट फेड अप विद हिज सेडेंटरी जॉब। सेडेंटरी जॉब का मतलब क्या होता है? सेडेंटरी जॉब का मतलब क्या होता है? देखो यार, एक तो जॉब होती है ऑन द फील्ड जॉब्स और एक होती है डेस्क जॉब। लिख लो, एक होती है ऑन द फील्ड जॉब्स, ठीक है, एक होती है ऑन द फील्ड जॉब्स, एक होती है डेस्क जॉब्स। तो यहां पे इन दोनों में से किसी ना किसी एक चीज को सेडेंटरी बोला जाता है। सेडेंटरी का मतलब नॉन मूविंग, तुम मूव नहीं करते हो उस जॉब के अंदर। तो राइट आंसर इज इन्वॉल्विंग सिटिंग। He soon got fed up with a sedentary job, मतलब एक ऐसी जॉब जिसमें सिटिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी। राइट आंसर 2 का होना चाहिए, ए फॉर अहमदाबाद। ए सबका सही आंसर आया, यस और नो? ए सबका सही आंसर आया। रूटीन, वेरी गुड। नहीं हर्षित, यहां पे आप बोलोगे रूटीन जॉब, ना 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 ना। सेडेंटरी का यहां पे मतलब होता है बैठे रहना। डेस्क जॉब की बात कर रहा है, रूटीन जॉब। रूटीन जॉब तो मंडेन जॉब होती है। जो रूटीन जॉब यहां पे अगर होता ही सून गॉट फेड अप विद दिस मंडेन जॉब, मंडेन का मतलब होता है रूटीन, तो यहां पे मंडेनिया या सेडेंटरी है। सेडेंटरी का यहां पे मतलब होता है डेस्क जॉब, मतलब इन्वॉल्विंग सिटिंग, सिटिंग जॉब है। ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है जी। आगे मूव ऑन करें, बहुत बढ़िया। द 5-day वीक इन गवर्नमेंट ऑफिसेज इज बाउंड टू बेनिफिट द जेडेड ऑफिस गोअर्स। जेडेड का मतलब क्या होता है? लेजी, लथार्जिक, बहुत ही ज्यादा आलसी। या जेडेड का मतलब थक गया भाई, अब एनर्जी नहीं है हमारे अंदर काम करने की, थक गया, एनर्जी नहीं है। The 5-day week in government offices is bound to benefit the jaded office goers. Refreshed नहीं यार, यहाँ पे रिफ्रेश नहीं, यहाँ तो मुरझा गया, रिफ्रेश नहीं हुआ, मुरझा गया। रूटीन, फटीग्ड, विगरस। राइट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बता दो इसका। सत्यम, हेलो, यस करेक्ट, परफेक्ट। ये ए सही है, बिल्कुल सही है भाई। आगे बताओ, आगे बताओ। सभी स्टूडेंट सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक करो। सेशन को लाइक करने से आपके पास और ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिखने शुरू होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले वीक में, इस वीक में आगे 100 क्वेश्चंस हर रोज हम इंग्लिश लैंग्वेज के कर रहे होंगे। सुबह 10 बजे ज्वाइन कर लेना सारे। यहां बिल्कुल सही आंसर या सब दे रहे हैं। फटीग इज एब्सोल्युटली राइट। जेडेड का यहां पे मतलब है भाई थक गया, बहुत ज्यादा मतलब इतना ज्यादा एफर्ट उसने लगा दिया, उससे और कोई काम नहीं हो पा रहा, इसका मतलब होता है फटीग्ड। राइट आंसर इज सी। यहां पे रूटीन भी बहुत क्लोज मीनिंग है, बट रूटीन से बेटर फटीग बिल्कुल सही आंसर है। सी फॉर कैलकाटा सबका सही आंसर है भाई। आगे आ जाओ। शी इज नॉट सीन इवन स्माइलिंग दीज डेज, शी इज रादर पेंसिव। यार पेंसिव का मतलब क्या होता है?
पेंसिव का मतलब होता है अपने ही थॉट्स में घुस जाना, इंट्रोस्पेक्शन में घुस जाना, इंट्रोस्पेक्ट करना कि मैं कर क्या रही हूं, मैं चल भी रही हूं सही रास्ते पे या नहीं चल रही हूं। तो यहां पे आजकल हंसती नहीं है, सिर्फ सोच में डूबी रहती है, उसको बोलते हैं पेंसिव। तो यहां पे पेंसिव का सिनोनिम बता दो भाई क्या होगा जल्दी से। वेस, ईशान, गौरव, वेरी गुड। पेंसिव का सिनोनिम बता दो भाई जल्दी से क्या होगा। चलो पेंसिव का सिनोनिम जल्दी से बता दो। वेरी गुड, वेरी गुड। पेंसिव का यहां पे सिनोनिम होना चाहिए थॉटफुल। इज एब्सोल्युटली राइट। शी इज नॉट सीन इवन स्माइलिंग दीज डेज, शी इज रादर पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है थॉट प्रोवोकिंग, इंट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्टिव, थॉट प्रोवोकिंग। राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, थॉटफुल इज राइट आंसर। ठीक है भाई, थॉटफुल बिल्कुल सही है। आगे मूव ऑन करें। द मिलियंस ऑफ द पुअर हेल्पलेस इंडियाज फ्यूचर डज नॉट होल्ड एनी प्रॉमिस। द मिलियंस ऑफ द पुअर, देखो यार जो पुअर लोग होते हैं उनसे तुम इंडिया का क्या ही फ्यूचर एक्सपेक्ट करके चलोगे। मतलब जो पुअर है, जिनके पास पहले रिसोर्सेज की कमी है, वो इंडिया का भला तो बाद में करेंगे, सबसे पहले वो अपना भला करना चाहेंगे कि भाई हमारे पास अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज हो जाए, हमारी फैमिली भूखे ना मरे। तो ऐसा एक नहीं है, ऐसे मिलियंस लोग हैं। द मिलियंस ऑफ पुअर हेल्पलेस इंडियाज फ्यूचर डज नॉट होल्ड एनी प्रॉमिस, कि यार इंडिया के फ्यूचर को वो कोई प्रॉमिस होल्ड नहीं करते, कोई प्रॉमिस नहीं है कि इंडिया के फ्यूचर को आगे लेके जाएंगे, प्रोग्रेसिव स्टेज में लेके जाएंगे। तो पुअर है ये तो बात समझ आ गया। क्या वो अनहैप्पी भी है, हेल्पलेस है, एडवर्स है या अनफॉर्चुनेट है? हेल्पलेस का यार यहां पे मतलब होता है विदाउट फॉर्चून, मतलब किस्मत खोटी है, किस्मत खोटी है, विदाउट फॉर्चून। तो राइट आंसर इसका होना चाहिए बी, अनफॉर्चुनेट, एब्सोल्युटली राइट। फिफ्थ का हेल्पलेस का यहां पे मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, बी फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली राइट। अनफॉर्चुनेट, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है भाई। अनफॉर्चुनेट होता है हेल्पलेस का मतलब। इंडिया हैज मेड स्पेक्टेकुलर प्रोग्रेस इन साइंस। स्पेक्टेकुलर का मतलब रिमार्केबल, ग्रेट, फॉर्मिडेबल, सुपर। फॉर्मिडेबल तो कट हो जाएगा, फॉर्मिडेबल कट इसलिए हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव कोनोटेशन है। सुपर, ग्रेट, रिमार्केबल, राइट आंसर इज गोइंग टू बी रिमार्केबल इज द राइट आंसर। स्पेक्टेकुलर का यार बहुत क्लोज सिनोनिम तुम्हें रिमार्केबल नहीं लग रहा? रिमार्केबल मतलब क्या मोमेंट अचीव किया है, क्या टास्क अचीव किया है, क्या लेवल अचीव किया है, मतलब रिमार्केबल। इस चीज को लोग याद रखेंगे जिंदगी भर। स्पेक्टेकुलर, क्या स्पेक्टेकल के साथ, क्या करेज के साथ, क्या बोल्डनेस के साथ इसने टास्क कंप्लीट किया है। रिमार्केबल का मतलब होता है जिस चीज को याद रखा जाए। ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए सबका आंसर सही आ रहा है। ओके ओके, आगे आ जाओ। सच कंडक्ट डिजर्व्स रेप्रीमांड। रेप्रीमांड का मैंने मतलब बता रखा है तुम्हें, ऑफिशियल स्कोल्डिंग। रेप्रीमांड का मतलब होता है ऑफिशियल स्कोल्डिंग, एक लास्ट वार्निंग दे देना कि भाई आज के बाद ये काम नहीं होना चाहिए। आज तो तूने कर दिया, चल हमने तुझे माफ कर दिया, बट आज के बाद ये काम नहीं होना चाहिए। सच कंडक्ट डिजर्व्स रेप्रीमांड। रेप्रीमांड का मतलब होता है ऑफिशियल स्कोल्डिंग या लास्ट वार्निंग ऑफिशियल मैनर में, क्योंकि ऑफिशियल का मतलब ये होता है इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, इसके बाद तो भैया सस्पेंड है तू। तो यहां पे प्रेज तो नहीं हो रहा, यहां पे क्या हो रहा है, प्रेज तो नहीं हो रहा। ठीक है, यहां पे प्रेज नहीं कर रहे हम, यहां पे पनिशमेंट नहीं दी, अभी तक पनिशमेंट नहीं दी, लास्ट वार्निंग देके छोड़ दी है, तो रिब्यूक इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो प्रेज और रिवॉर्ड तो वैसे भी पॉजिटिव कोनोटेशन है, यहां पे पॉजिटिव कोनोटेशन नहीं है, यहां लास्ट वार्निंग है, थोड़ा सा नेगेटिव टोन की तरफ जा रहा है। पनिशमेंट या रिब्यूक में से एक आंसर होगा। अच्छा, पनिशमेंट अभी दी नहीं है, अभी तो सिर्फ डांटा है, तो रिब्यूक इज एब्सोल्युटली राइट। सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। The prisoner made an abortive. The prisoner made an abortive. The prisoner made an abortive attempt to escape from the jail. Abortive का मतलब होता है यार जो तुमने काम किया but without any results. खाली पीली, ऐसे नहीं होता खाली पीली, फालतू ही काम करे जा रहे, इसका कोई रिजल्ट नहीं है, without results. ठीक है जी। The prisoner made an abortive attempt to escape from the jail. Courageous, futile, illegal, furtive. देखो यार यहां पे अबोर्टिव का क्लोजेस्ट मीनिंग आ रहा है फ्यूटाइल इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे। द प्रिजनर मेड एन अबोर्टिव अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम द जेल, फ्यूटाइल इज द राइट आंसर। खाली पीली, विदाउट एनी, मतलब उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं निकल रहा, बी फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली राइट। फ्यूटाइल, 8th का बी फॉर बॉम्बे, फ्यूटाइल इज द राइट आंसर। द नॉवल वॉज सो इंटरेस्टिंग दैट आई वॉज ऑब्लिवियस ऑफ माई सराउंडिंग्स। ऑब्लिवियस मतलब मैं तो भूल ही गया आसपास क्या चल रहा है। ऑब्लिवियस का मतलब आई एम नॉट अवेयर, आई एम अनकॉन्शियस अबाउट माई सराउंडिंग्स, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। वेरी गुड। तो समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मतलब होता है टू चॉइसेस में यार कोई डिफरेंस ना लेके आना, मतलब मेरे लिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बिल्कुल सेम है। इंडिफरेंस का मतलब न्यूट्रल रहना, यहाँ न्यूट्रल नहीं हूं। वॉचफुल मतलब केयरफुल, अलर्ट, यहां पे मैं अलर्ट भी नहीं हूं। अवेयर मतलब अगेन अलर्ट, ये तो इसके एंटोनिम्स हो गए। ऑब्लिवियस का एंटोनिम अगर आप पूछोगे तो वॉचफुल, अलर्ट, अवेयर,
कॉन्शियस, ये इसके एंटोनिम्स हैं। सिनोनिम की जहां तक बात है, ऑब्लिवियस का मतलब होता है अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल का मतलब माइंड काम नहीं कर रहा, समझ ही नहीं आ रहा उस समय चल क्या रहा है। डी फॉर डेल इज द राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। अनमाइंडफुल का मतलब समझ आया सबको, यस और नो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सबके आंसर्स आ रहे हैं, यस यस यस। डी फॉर डेल इज एब्सोल्युटली राइट। आगे मूव ऑन करें, चलो। The man had transformed the courtyard into a junkyard. All he ever planted in it was trash. मतलब बेसिकली उसने ना अपने कोर्टयार्ड को एक जंकयार्ड में कन्वर्ट कर दिया, और जो भी उसमें प्लांट ही है, जो भी सीड्स बोए, जो भी प्लांट्स उगाए, वो सारे अल्टीमेटली क्या निकले? ट्रैश निकले। ट्रैश मतलब खराब हो गए। अगली यहां पे कोई अपीयरेंस की बात थोड़ा कर रहे हैं, उनका कोई यूज नहीं है। बेसलेस, स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड तो पॉजिटिव कोनोटेशन है, यहां पे ट्रैश का मतलब नेगेटिव बात होती है, जो बनाया था सब ट्रैश हो गया, सब खराब हो गया। तो राइट आंसर इज नॉनसेंस। नॉनसेंस बिल्कुल क्लोजेस्ट मीनिंग बैठ रहा है इसका, डी फॉर दिल्ली, नॉनसेंस इज एब्सोल्युटली राइट। बहुत बढ़िया, डी फॉर दिल्ली, नॉनसेंस इज एब्सोल्युटली राइट। डी सबका आंसर आना चाहिए भाई। आगे आ जाए। अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड शुड बी नर्चर्ड इन द मासेस। नर्चर्ड का मतलब क्या होता है? ब्रॉट आउट, ब्रॉट अप, एडमायर्ड, इमिटेड। नर्चर्ड का मतलब उत्पन्न किया जाए। नर्चर्ड का मतलब उसको निहारा जाए, उसके अंदर इम्बाइब करी जाए, उसके अंदर डाली जाए। तो अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड शुड बी नर्चर्ड इन द मासेस। मासेस के अंदर, जनता के अंदर, पब्लिक के अंदर ये जो फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड है, ये नर्चर की जाए। इसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर इज ब्रॉट अप। ब्रॉट आउट, ब्रॉट आउट का होता है बाहर निकालना। ब्रॉट अप का मतलब होता है जो बचपन से तुम्हें चीजें सिखाई हो। I was brought up with these values, I was brought up with these ethics, I was brought up with these principles. तो यहां पे nurtured का closest is brought up. B for Bombay is the right answer. B for Bombay सबका सही है, brought up is the right answer। 11 का B for Bombay। चलो, in the meeting the minister floated a couple of new ideas। floated का मतलब उसने प्रेजेंट किए होंगे, राइट आंसर इज प्रेजेंटेड। और मुझे कोई क्लोज मीनिंग इसका दिखने था। फ्लोटेड का मतलब उसने अपने प्रेजेंट करे आइडियाज, समझ पा रहे हो? अपने आइडियाज प्रेजेंट करे, उसको बोलते हैं फ्लोटेड। 12th का बी फॉर बॉम्बे। रैपिड फायर है, देखो जल्दी जल्दी चल रहे हैं हम। बिफोर माई वर्क ऑन द राइटर appeared there were many vague ideas afloat about him। अच्छा, बिफोर माई वर्क ऑन द राइटर, किसी राइटर के बारे में मैंने भी कुछ काम किया, मैंने कुछ लिखा उसके बारे में। तो जब मेरा वर्क उस राइटर के बारे में, जो उसकी डिस्क्रिप्शन थी, उसके जो ट्रेड्स थे, अपीयर करे, जो मार्केट में उतरे, उससे पहले बहुत सारे वेग आइडियाज अबाउट द सेम राइटर अफ्लोट अबाउट हिम इन द मार्केट। अफ्लोट का मतलब क्या होता है? वो मार्केट में घूम रहे थे। सर्कुलेटिंग, प्रेवलेंट, स्टैग्नेंट, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है बेसिक या नेचुरल या बिल्कुल नेचुरल स्टेट। प्रेवलेंट का मतलब होता है दिखना, प्रेवलेंट मतलब सीमिंगली, लाइकली टू सीम या सीमिंगली पॉसिबल। यहां पे स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्टैग्नेंट रहना, स्टिल रहना, या बोल सकते हो तुम स्टैटिक रहना, एक जगह खड़े रहना, उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट। सर्कुलेटिंग मतलब घूम रहा था। बहुत सारे वेग आइडियाज अबाउट हिम वर अफ्लोट। अफ्लोट का मतलब होता है घूम रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। अब वो वेग आइडियाज ट्रू है या फॉल्स है वो बात की बात है, बट यहां पे सर्कुलेटिंग, अफ्लोट का मतलब आएगा सर्कुलेटिंग। 13 ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है सबका भाई। आगे आ जाए। The speech he made on the occasion was quite exhilarating। बहुत बढ़िया। exhilarating का मतलब उसने जान में जान डाल दी। एक्सिलरेटिंग का मतलब क्या होता है? जान में जान डाल देना। लिख लो, एक्सिलरेटिंग का यहां पे मतलब है जान में जान डाल देना। जान में जान डाल देना, इसका क्या मतलब होता है? एक्सेलरेटिंग, भाई जान में जान डाल दी। उसकी स्पीच सुन के ना आंखें मेरी खुल गई, आंखें नम हो गई, मजा आ गया, रोंगटे खड़े हो गए। एक्सेलरेटिंग का मतलब सिनोनिम, एक्सेलरेटिंग का सिनोनिम क्या होगा? इररिलेवेंट तो नहीं है यार, ये नेगेटिव थोड़ा ना, बोरिंग भी नहीं है। लर्नेड तो का मतलब होता है बहुत इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट नहीं है, जान में जान आ गई, मतलब लाइवली इज द राइट आंसर। सी फॉर कैलकाटा इज एब्सोल्युटली राइट। लाइवली बिल्कुल सही है भाई, सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है। आगे आ जाए। People refuse to pay obeisance to people whom they do not accept as their leaders। अच्छा, जिसको वो लीडर्स मानते ही नहीं थे, उनको क्या ही रिस्पेक्ट देनी, या उनको क्या ही ओबीडियंस देनी, या उनको क्या ही ओबे करना। People refuse to, अच्छा obeisance, OBEISANCE, इसका मतलब ओबीडियंस होता है। सी फॉर कैलकाटा। ओबीडियंस, देखो ओबीएसेंस का मतलब ओबीडियंस ही होता है, ओबे करना किसी को, उनको पे रिस्पेक्ट करना थ्रू अबाइडिंग बाय द रूल्स। बट यहां पे जिनको वो लीडर्स मानते नहीं है, उनको ओबीडियंस को पे करेंगे, उनकी बात क्यों मानेंगे? तो ओबीडियंस इज द राइट आंसर। 15 का सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है। 15 का सी फॉर कैलकाटा भाई, सबका आंसर सही होना चाहिए। लीनियंट का ऑपोजिट, देखो यार 15 क्वेश्चन हमने सिनोनिम के करे, 15 क्वेश्चन हमने सिनोनिम्स के करे। कितने आए आपके 15 में से? जल्दी बताओ। 15 क्वेश्चंस हमने सिनोनिम के करे। अब हम आ गए एंटोनिम्स पे, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। 2 मिनट का ब्रेक है, एंटोनिम्स के आंसर बताओ। अब 15 क्वेश्चन सिनोनिम के आप बताओ, 15 क्वेश्चन सिनोनिम के बताओ भाई जल्दी से।
जगमोहन इज सेइंग 13, 10, वेरी गुड। देखो ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं तुम्हें फ्रैंकली बताऊं ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और 15 में से 12, 10 भी आ रहे हैं, तो वेरी गुड। 10 प्लस आने चाहिए क्योंकि न्यू क्वेश्चंस थे। तुम्हें हो सकता है तुम ये पहली बार क्वेश्चंस देख रहे हो, बट अच्छे क्वेश्चंस थे। सेशन को सारे के सारे लाइक करो और अपनी अटेंडेंस मार्क करो। 1 लाइक इसका मतलब ये है कि भाई तुम सब प्रेजेंट हो यहाँ पे। जल्दी से सारे सेशन को लाइक करो, सेशन को जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों लाइक करो, और यहाँ पे जैसे जैसे आप सेशन को लाइक करते रहते हो आपकी अटेंडेंस मार्क होती रहती है। हर एक स्टूडेंट जैसे लाइक करेगा उसके पास और ऐसे लेक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे, हमें भी बूस्ट मिलता है, मजा आता है भाई लेक्चर। जल्दी से जल्दी सारे सेशन लाइक कर दो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। लीनियंट का ऑपोजिट, चलो 10 प्लस भी अगर आ रहे अच्छे हैं, क्योंकि देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, थोड़े से अलग क्वेश्चंस थे, ये अभी तक सीयूईटी के अंदर पाए नहीं गए, बट अब पाए जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो सीयूईटी के अंदर पाए जा सकते हैं, वो हम क्वेश्चन यहां पे कर रहे हैं। वेरी गुड, 10 प्लस होने चाहिए, बढ़िया। ऑब्स्टिनेट, अनॉयड, रूड, हार्श। लीनियंट का मतलब होता है भाई लीनियंट रहो, ज्यादा हार्श बिहेवियर ना रखो, इसका ऑपोजिट हार्श होगा। मतलब लीनियंट का मतलब होता है दरिया दिल, बहुत ही दयालु दिल, बहुत ही ज्यादा हार्श बिहेवियर नहीं है उसका, लीनियंट बिहेवियर है, कोई सजा नहीं दे रहा, उसको माफ कर दे रहा है। हार्श मतलब बहुत ही सख्त बिहेवियर है उसका, जैसे मम्मी पापा का तुम्हारे प्रति लीनियंट बिहेवियर भी हो सकता है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, वो हार्श बिहेवियर भी हो सकता है। तो यहाँ पे लीनियंट का ऑपोजिट डी फॉर डेली हार्श, बिल्कुल सही है भाई। आगे मूव ऑन करें। रूड नहीं है, हार्श आएगा। मिजल्टी का मतलब कंजूस आदमी, मिजल्टी का मतलब जो अपने पास रखे, जो बस कहे हाय मुझे बस दे दो, मुझसे ले मत कुछ। यहाँ पे मिजल्टी का मतलब होता है जो ज्यादा कुछ देता नहीं है, मतलब अपना सामान अपने पास ही रखता है, किसी को देता नहीं है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? बायस, जनरस, पेरिसमोनियस, पार्सिमोनियस या मिसएंथ्रोपिक। इसका सिनोनिम मतलब एंटोनिम बताना है। ये एंटोनिम्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बात तुम्हें पता होना चाहिए। कहीं सिनोनिम का आंसर तुम्हें बता दो इसमें, क्योंकि मिजल्टी का मतलब यहाँ पे सिनोनिम भी दे रखा है। मिसएंथ्रोपिक इज द सिनोनिम ऑफ मिसएंथ्रोपिक, मिसएंथ्रोपिक इज द सिनोनिम, लिख लो। मिसएंथ्रोपिक इज द सिनोनिम, मतलब मिसएंथ्रोपिक मतलब जो कोई दान नहीं करता, जो गरीबों को नहीं देता, उसको बोलते हैं मिजर्ली। या इसका ऑपोजिट होगा जनरस। जनरस का मतलब होता है टू गिव, ही इज जनरस इनफ टूवर्ड्स हिज पीपल। जनरस का मतलब होता है टू गिव समथिंग, दयालु नेचर का, देने वाला, दानवीर जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं जनरस। तो इसका ऑपोजिट होना चाहिए बी फॉर बॉम्बे। जनरस का मतलब ही डिराइव होता है कहां से? टू गिव से, टू गिव, ठीक है जी। जनरस का मतलब टू गिव। मिजर्ली का ऑपोजिट जनरस है, और मिसएंथ्रोपिक इसका क्या है? सिनोनिम। मिसएंथ्रोपिक इसका सिनोनिम है। परफेक्ट। मिजर्ली का ऑपोजिट जनरस इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, बहुत बढ़िया। चलो पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब होता है स्कैरसिटी या लैक ऑफ समथिंग, स्कैरसिटी और लैक ऑफ समथिंग, स्कैरसिटी और लैक ऑफ समथिंग, सरप्लस, बिल्कुल सही है भाई। अच्छा यहां पे देखो स्कैरसिटी तो इसका सिनोनिम है, यहां पे हमें क्या ढूंढना है? ऑपोजिट। पॉसिटी का ऑपोजिट सरप्लस इज द राइट आंसर। 18 ए फॉर अहमदाबाद इज एब्सोल्युटली राइट। ए फॉर अहमदाबाद इज एब्सोल्युटली राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पॉसिटी का ऑपोजिट सरप्लस होना चाहिए। ए फॉर अहमदाबाद इज एब्सोल्युटली राइट। रूथलेस का ऑपोजिट बता दो भाई। रूथलेस मतलब इसके अंदर तो कोई दया ही नहीं है। ही इज वेरी रूड, ही इज रूथलेस, मतलब हैवान है, हैवान, ये कुछ भी कर देगा कभी भी, और ये तो जनता की सोचता ही नहीं, ये तो बस अपने मन की सोचता है, मूड स्विंग है इसके दबा के, तो कभी भी किसी को काट दे। रूथलेस का मतलब वाइल्ड, वाइल्ड आदमी। इसका ऑपोजिट क्या होगा? कंपैशनेट होता है यार। कंपैशनेट का मतलब जो कंपैशन के साथ चले, जो दूसरे की भी व्यथा समझे, जो दूसरे के शूज में अपने आप को देखे और कहे कि हाँ यार अगर इसकी जगह मैं हूं तो शायद मैं भी ऐसे रिएक्ट करूं। तो रूथलेस का ऑपोजिट कंपैशनेट इज एब्सोल्युटली राइट। बी फॉर मॉम में बिल्कुल सही है जी। एब्डिकेट का मतलब, एब्डिकेट का ऑपोजिट तुम्हें बताना है। एब्डिकेट का मतलब होता है छोड़ देना या टू लीव पोजेशन ऑफ, किसी चीज को छोड़ देना, इसका मतलब होता है एब्डिकेट करना। एब्डिकेट मैरिजेस में भी यूज होता है, जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को छोड़ देते हैं उसको बोलते हैं एब्डिकेशन। पेरेंट्स चाइल्ड के साथ भी यूज होता है, किसी पोजेशन के साथ भी यूज होता है। जैसे तुम्हारे पापा ने तुम्हारी एक बहुत बड़ी विरासत लिख दी कि मेरे बेटे के तो राजमहल होंगे, मेरे बेटे का इतना सोना होगा, इतना पैसा होगा, ये मेरी कंपनी इसकी। बट तुम क्या करते हो? तुम निर्वाणा ले लेते हो या तुम वो नाम पढ़ लेते हो और तुम कहते हो ना भाई मैं तो सन्यास की जिंदगी जीने वाला हूं। उसको बोलते हैं एब्डिकेट, सब कुछ छोड़ छाड़ देना। या टू लीव पोजेशन ऑफ, जो भी तुम्हारे पल्ले था ना तुमने सब त्याग दिया, तुमने सब त्याग दिया, उसको बोलते हैं एब्डिकेट। इसका ऑपोजिट क्या होगा? क्लेम करना। एब्डिकेट का मतलब छोड़ देना, क्लेम करने का मतलब ले लेना, टू टेक पोजेशन ऑफ। व्हेन यू क्लेम समथिंग यू टेक पोजेशन ऑफ।
तो यहां पे एब्डिकेट का ऑपोजिट क्या होना चाहिए? क्लेम। टू क्लेम, टू एब्डिकेट मतलब छोड़ देना, टू क्लेम मतलब ले लेना, उसको वापस खींचना अपनी तरफ। क्लेम इज द राइट आंसर है। ए फॉर अहमदाबाद इज एब्सोल्युटली राइट। डर्थ का मतलब अगेन क्या होता है मैंने बता रखा है, डर्थ, स्कैरसिटी, पॉसिटी। लिख लो, डर्थ, स्कैरसिटी, पॉसिटी, ये क्या है? ये सब सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है। हमें एंटोनिम ढूंढना है। राइट आंसर इज अबंडेंस। डर्थ, स्कैरसिटी, पॉसिटी मतलब किसी चीज की लैक होना, किसी चीज की कमी होना, उसको बोलते हैं डर्थ, स्कैरसिटी, पॉसिटी। ये तीनों क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम है। यहां पे अबंडेंस इसका राइट आंसर होना चाहिए। 21 सी फॉर कैलकाटा इज एब्सोल्युटली राइट। 21 सी फॉर कैलकाटा। नाइव का मतलब होता है भोला भाला, भोला। नाइव का मतलब होता है भोला आदमी, ज्यादा तेज नहीं है ये, ज्यादा नौसिखिया, नूब जिसको बोलते हैं। मैंने बताया नाइव का तुम्हारी जनरेशन में जो वर्ड यूज होता है वो यूज होता है नूब, मतलब बहुत ही नया नया आदमी है यार, इसको पता ही नहीं, न्यू कमर है, नाइव है। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट कनिंग, वेल्दी, कॉम्प्लिकेटेड। देखो कनिंग, वेल्दी, कॉम्प्लिकेटेड इसके ना सिनोनिम है ना एंटोनिम है। इसका राइट आंसर होगा सफिस्टिकेटेड। सफिस्टिकेटेड नूब का ऑपोजिट होता है। नूब का मतलब नाइव आदमी है, नया नया आदमी है। सफिस्टिकेटेड मतलब इसको काफी टाइम हो गया और इसका तौर तरीके पता है। वेरी गुड, सी आना चाहिए, सी आना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए सफिस्टिकेटेड। इसको तौर तरीके पता है, इसको तौर तरीके पता है। नाइव का ऑपोजिट होना चाहिए सफिस्टिकेटेड। सफिस्टिकेटेड मतलब इसको इस दुनियादारी से लड़ते हुए, जीते हुए काफी टाइम हो गया, इसको दुनियादारी के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है और इसको पता है ये कैसे चलना है आगे। सफिस्टिकेटेड का मतलब देखो यहां पे सफिस्टिकेटेड का मतलब सिर्फ एलीट नहीं होता कि तुम सोचो सर ही इज वेरी सफिस्टिकेटेड मतलब बहुत एलीट इंसान है, बहुत ही लग्जरी में रहता है ना। सिर्फ एलीट नहीं होता, एलीट भी होता है, एक और होता है एक्सपीरियंस्ड, उसको काफी दुनियादारी की नॉलेज हो चुकी है। तो यहां पे आना चाहिए सोफिस्टिकेटेड इज एब्सोल्युटली एंटोनिम ऑफ नाइव। नाइव का ऑपोजिट अब याद रहेगा, नाइव का ऑपोजिट सोफिस्टिकेटेड इज द ऑपोजिट ऑफ नाइव। याद रहेगा नाइव का ऑपोजिट सोफिस्टिकेटेड। सी फॉर कैलकाटा, 22 सी फॉर कैलकाटा भाई, सबको आ गया। आगे मूव ऑन करें, चलो भाई। इंट्रिंसिक मैंने तुम्हें बता रखा है, इसका मतलब होता है इनेट, नेचुरल, प्रिमिटिव, ये इसके सिनोनिम है। इनेट, प्रिमिटिव, नेचुरल, ये सब क्या है भाई? इसके सिनोनिम है। इनेट भी इसका सिनोनिम है, मतलब जो बहुत ही बचपन से तुम्हें चीजें आती हो वो इंट्रिंसिक ट्रेट्स है, जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे खून में वो ट्रेट्स हैं। मतलब तुम बहुत अच्छा से स्पीच देते हो तो इंट्रिंसिक ट्रेट है तुम्हारा, और तुम अभी से नहीं, तुम बचपन से देते आ रहे हो तो इंट्रिंसिक ट्रेट है। एलिमेंटल का मतलब ये होता है फ्रॉम द वेरी बेसिक, फ्रॉम द चाइल्डहुड, फ्रॉम द स्टार्टिंग तुम्हारे अंदर ये ट्रेट है। इसका राइट आंसर होना चाहिए एक्वायर्ड, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यूज किसी से तुम ड्रॉ नहीं करते, कभी सीखते नहीं, वो तुम्हें अपने आप आ जाती है। वो ट्रेट, वो कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारे अंदर खुद एग्जिस्ट करता है, तुम्हें बाय टाइम पता लगता है अच्छा मैं इसके लिए भी बनाऊं, मैं इसके अंदर बहुत अच्छा हूं। तो यहां पे एक्वायर्ड आना चाहिए। एक्वायर्ड का मतलब कोई स्किल तुम एक्वायर करते हो, इंट्रिंसिक का मतलब कोई स्किल तुम्हारे अंदर ऑलरेडी नेचुरली एग्जिस्ट करती है। तो राइट आंसर इज एक्वायर्ड। डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है। डी फॉर दिल्ली इज एब्सोल्युटली राइट। डी फॉर दिल्ली भाई, इंट्रिंसिक का ऑपोजिट हमेशा क्या लिखोगे? एक्वायर्ड। इटर्निटी का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, कभी ना मरने वाला, भाई इसकी तो मृत्यु होनी ही नहीं, ये तो लॉन्ग लास्टिंग है, ये तो सदैव जिएगा, ये तो सालों साल, जनरेशन जनरेशन, जितनी सदियां आ जाए जीता रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? इटर्निटी। आई विल लव यू टिल इटर्निटी, मतलब जब तक मेरी जिंदगी है इस दुनिया के अंदर मैं तब तक तुम्हें प्यार करूंगा। आई विल लव यू टिल इटर्निटी, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है किसी चीज का, इटर्निटी। इटर्निटी, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? परपेचुइटी का तो सिनोनिम हो गया यॉन्डर, एऑन, एफेमरल। राइट आंसर इज एफेमरल। इसका मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वाइल ओनली, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट वाइल। एफेमरल का मतलब भाई लिमिटेड, जैसे हम सबकी जिंदगी लिमिटेड है, एफेमरल है। ये एटर्निटी के लिए नहीं है, एफेमरल है, कुछ टाइम के लिए आप इस दुनिया में आओ फिर चले जाओगे, मरना सबको है, मृत्यु सबकी डिसाइडेड है। लास्टिंग फॉर अ वाइल ओनली, लास्टिंग फॉर अ वाइल ओनली मतलब कुछ समय के लिए ही एग्जिस्ट करना। ये इसको एक और वर्ड बोल सकते हैं, एफेमरल का मतलब होता है टेम्परेरी इन नेचर। एफेमरल का मतलब होता है टेम्परेरी इन नेचर, और यहां पे इटर्निटी का मतलब होता है परमानेंट इन नेचर, परमानेंट इन नेचर। ठीक है जी, बात समझ आ गई। 24 का डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है आंसर। आगे मूव ऑन करें, चलो। डी फॉर दिल्ली। स्लगिश, स्लगिश का मतलब क्या होता है? स्लो आदमी, स्लो आदमी, टॉर्पेड आदमी, जो सोच नहीं पा रहा, ऐसे ढीला डाला सा आदमी है, कह रहा है हाँ वही सोच लेंगे। स्लगिश बिहेवियर मतलब ढीला डाला सा बिहेवियर। टॉर्पेड और स्लो इसके सिनोनिम हैं, लिख लो। स्लगिश के सिनोनिम टॉर्पेड और स्लो हैं। इसका ऑपोजिट क्या होगा? अलर्ट रहना, मतलब जागरूक रहना, अवेयर रहना, कॉन्शियस रहना, अलर्ट रहना। स्लगिश का ऑपोजिट अलर्ट इज द राइट आंसर। डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है, अलर्ट इज एब्सोल्युटली राइट।
क्राफ्टी का मतलब होता है स्किलफुल, बहुत ज्यादा स्मार्ट आदमी जिसको आर्ट की नॉलेज हो, स्किलफुल हो, कोई ना कहीं से जुगाड़ू आदमी। यहां पे क्राफ्टी का मतलब लिखो जुगाड़ू, भाई ये कहीं ना कहीं से तो अपना काम कर ही लेगा, कहीं ना कहीं से तो अपना मतलब निकाल ही लेगा। तो क्राफ्टी का मतलब शार्प भी होता है। शार्प का यहां पे देखो, शार्प, स्मार्ट और आर्टफुल इसके सिनोनिम है। हमें ऑपोजिट ढूंढना, ऑपोजिट होगा अनस्किल्ड। यहां पे जुगाड़ू आदमी है, मतलब जुगाड़ू स्किल्ड के परस्पेक्टिव से इन्होंने यहां पे यूज कर रखा है। क्राफ्टी का मतलब स्किल्ड इज द राइट आंसर, मतलब क्राफ्टी का मतलब होता है स्किल्ड, उसका ऑपोजिट होगा अनस्किल्ड। डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को अमेंड करना, मॉडिफाई करना, या सही बताऊं, रेक्टिफाई हमेशा कोई चीज ऐसी हो रही होती है जो खराब हो गई हो, नाउ यू आर रेक्टिफाइंग इट, यू आर करेक्टिंग इट। लिख लो मॉडिफाई करना इन द सेंस कि तुम उसको करेक्ट कर रहे हो। अब देखो मॉडिफाई का मतलब कभी कभी खराब करना भी होता है। जैसे ये बॉटल है और मैं मम्मी को बोलूं, मम्मी आज मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं इस बॉटल के साथ, कुछ ना कुछ आंख जलाऊंगा, कुछ ना कुछ इसके अंदर काम करूंगा इधर से उधर, तो इससे क्या होगा, मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं उस चीज को। बट रेक्टिफाई का यहां पे मतलब मॉडिफिकेशन तो है, मॉडिफिकेशन गुड सेंस में, मैं उसको करेक्ट कर रहा हूं। अगर मैंने इस बॉटल का विनाश कर दिया, कुछ जला के फेंक दिया इसको, तो ये रेक्टिफिकेशन नहीं है, ये मॉडिफिकेशन तो जरूर हुआ, बट दैट इज नॉट रेक्टिफिकेशन, बिकॉज रेक्टिफिकेशन मींस मॉडिफाइंग इन अ बेटर सेंस। इसका मैं अपग्रेडेड वर्जन लेके आ रहा हूं, करेक्ट वर्जन लेके आ रहा हूं, तब उसको मॉडिफिकेशन या रेक्टिफिकेशन बोल सकते हैं। एडजस्ट करना, अमेंड करना, इंप्रूव करना, पॉलिसिफाई। देखो ऑपोजिट, देखो यहां पे एडजस्ट, अमेंड, इंप्रूव, ये क्या है, रेक्टिफाई के सिनोनिम्स हैं। अमेंड करो, इंप्रूव करो, एडजस्ट करो, ताकि वो काम, उसका काम, मतलब वो जो चीज जिसके लिए बनी है वो काम उसका चल जाए। इसका ऑपोजिट फॉल्सिफाई। फॉल्सिफाई का मतलब खराब करना किसी चीज को, फॉल्सिफाई का मतलब है यहां पे किसी चीज को खराब करना। तो ऑपोजिट, रेक्टिफाई का ऑपोजिट होगा सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रेक्टिफाई का ऑपोजिट होगा फॉल्सिफाई इज द राइट आंसर। देखो भाई 30 क्वेश्चन तुम्हारे डन। 31st क्वेश्चन, इंसेंटिव का मतलब होता है किसी चीज को किसी काम पे बढ़ावा देना, इंसेंटिवाइज करना, मतलब कोई तुम्हें कोई टॉफी दे रहा है। जब बचपन में तुम कोई अच्छा काम करते थे, अच्छे मार्क्स लेके आते थे टेस्ट के अंदर, तो मम्मी पापा तुम्हें टॉफी लिया करते थे या कहते थे आज हम घूमने जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, इंसेंटिवाइज करना। तुम्हारी परफॉर्मेंस और बढ़ जाती थी कि यार मेरे को अच्छा काम करने पे अच्छी चीजें मिलेंगी। इसका ऑपोजिट इम्प्यूटस, स्टिमुलस का मतलब इसके सिनोनिम है। स्टिमुलस का मतलब कोई ऐसा मोटिवेशन जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, इंसेंटिव ऐसा कोई मोटिवेशन जिसके लिए तुम काम करने का इच्छुक हो और काम करना चाह रहे हो। और एंटाइसमेंट का मतलब भी इसका सिनोनिम, एंटाइसमेंट का मतलब एक ऐसी चीज जो तुम्हें बहुत एंटाइस कर रही हो, एक्साइट कर रही हो, क्यूरियस कर रही हो, ताकि तुम उस काम को और करने के लिए राजी हो, या और काम कर, तुम उस काम को करने के लिए और ज्यादा उत्सुक हो रहे हो, तुम्हारे अंदर से निकल रहा है कि हाँ मेरे को ये काम करना है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलेगा या कोई ना कोई इंसेंटिव मिलेगा। अच्छा, इसका ऑपोजिट होना चाहिए हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब किसी काम में रुकावट, या किसी काम को अगर अटक गया है वो काम, हिंड्रेंस हो रही है उसके बीच में, मतलब काम प्रोग्रेस की तरफ नहीं जा रहा, खराब हो रहा है। यहां पे इंसेंटिव, स्टिमुलस, इंप्यूटस और एंटाइसमेंट ये चारों सिनोनिम्स हैं। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं भाई काम को बढ़ाओ, प्रोग्रेस की तरफ, प्रोग्रेशन की तरफ लेके जाओ, और हिंड्रेंस कह रहे हैं ना भाई काम को रोक दो। तो डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, 31 का डी फॉर दिल्ली सबको याद रहेगा। ऑथेंटिक का ऑपोजिट बताना है। पहली बात तो ऑथेंटिक का मतलब जेन्युइन होता है, रियल होता है, फैक्चुअल होता है। राइट आंसर इज फॉल्स। ऑथेंटिक का ऑपोजिट होगा फॉल्स। भाई कोई चीज ऑथेंटिक है मतलब वो रियल है, वो ट्रू है, उसको प्रूव किया जा सकता है, दैट इज ऑथेंटिक, जेन्युइन चीज है वो। इसका ऑपोजिट फॉल्स होगा, वो चीज झूठ है। ठीक है जी। डोरमेंट का ऑपोजिट बताना है। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव रहना। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव रहना, छुप के रहना। जैसे डोरमेंट तुमने कई बार वर्ड सुना होगा एस्कीमोस के बारे में, जब भी विंटर्स आती है डोरमेंट हो जाते हैं, जब भी विंटर्स हटती है तो निकल आते हैं। बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स भी ऐसा करते हैं, कोई किसी वेदर में डोरमेंट हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। इसका ऑपोजिट होगा एक्टिव होना। राइट आंसर इज एक्टिव। डोरमेंट का मतलब इनएक्टिव, ये साइंस का वर्ड है, 7th 8th 9th 10th में कभी ना कभी पढ़ा होगा। डोरमेंट इन नेचर, इनएक्टिव हो जाना। इसका ऑपोजिट होगा एक्टिव हो जाना। मेमोथ का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा, इसका ऑपोजिट होगा स्मॉल। इसका क्वाइट का यहां पे मतलब होता है चुप्पी। यहां पे क्वाइट का ऑपोजिट तो लाउड होता है या नॉइजी होता है। यहां पे लाउड या नॉइजी की बात नहीं कर रही, यहां तो मैमथ इन साइज की बात कर रही है, साइज में बहुत बड़ा है। मैमथ का मतलब होता है साइज में बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैमथ। मैमथ का ऑपोजिट क्या होगा, स्मॉल। डी फॉर दिल्ली, 54 का डी फॉर दिल्ली इज एब्सोल्युटली राइट। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। 20 पॉइंट, अच्छा बहुत बढ़िया। यहां पे और आगे हमारे पास ऑपोजिट निकालने हैं। मैंने बार बार बोल रखा है ऑपोजिट, ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये इंस्ट्रक्शन तुम्हें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको सॉल्व करना शुरू करो। बढ़िया क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं, रैपिड फायर चल रहा है, इसको एक बार सॉल्व करो।
यस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। क्या करना है, 20 पॉइंट प्रोग्राम इज एम्ड एट एलिविएटिंग। एलिविएटिंग का ऑपोजिट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, अगर तुम्हें पता होना चाहिए भैया, एलिवेटिंग का ऑपोजिट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। एलिविएटिंग का मतलब होना है किसी चीज का जो इंपैक्ट है उसको कम करना, या लेसन द इम्पैक्ट, लेसन द इम्पैक्ट, उसको अब्सॉर्ब कर लेना, उसको क्या बोलते हैं, एलिविएटिंग। 20 पॉइंट प्रोग्राम इज एम्ड एट एलिविएटिंग द सफरिंग ऑफ द पुअर। यहां पे सफरिंग्स को लोअर कर लेना, क्या कर लेना, लोअर। सफरिंग्स को कम कर रहा है, मतलब लेवल उसका नीचे लेके जा रहा है। इसको ऑपोजिट होना चाहिए एग्रीवेटिंग। एग्रीवेटिंग का मतलब किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ाने को बोलते हैं एग्रीवेटिंग, किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करने को बोलते हैं एलिविएटिंग। याद रहेगा, ये मैं करवा चुका हूं। ए फॉर अहमदाबाद, जो जो बोल रहा है बच्चा ए फॉर अहमदाबाद, उसका आंसर बिल्कुल सही है। एग्रीगेटिंग और एलिवेटिंग एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। एग्रीगेटिंग, यहां पे एग्रीगेटिंग का मतलब है किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ाना, लिख लो, इंटेंसिटी को बढ़ाना, इंटेंसिटी को बढ़ाना मतलब एग्रीवेटिंग। इंटेंसिटी या सफरिंग या फीलिंग या इमोशन या इंपैक्ट, उसको कम करना, उसको क्या बोलते हैं, एलिविएटिंग। तो राइट आंसर इस केस में ए फॉर अहमदाबाद इज एब्सोल्युटली राइट। आगे मूव ऑन करें, बहुत बढ़िया। ये जितनी भी पीडीएफ्स, प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, ये जितनी भी मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ्स करवा रहा हूँ, आपको करना क्या है, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। इसका लिंक हमने ऑलरेडी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है, कॉमेंट सेक्शन में भी डाल रखा है। लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लर्न करो एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करोगे, वहां पे स्टोर सेक्शन में जाना। स्टोर सेक्शन में जैसे ही जाओगे, वहां पे आपको ना एक फ्री बैच दिखेगा। फ्री बैच जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, वहां पे कंटेंट सेक्शन में जाना। जितनी भी यूट्यूब के ऊपर फ्री लाइव क्लासेस हमने कंडक्ट करवा रखी हैं, लर्न करो एप्लीकेशन स्टोर सेक्शन फ्री बैच के अंदर एक कंटेंट सेक्शन में आपको बैच कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं है, 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। लर्न करो एप्लीकेशन पे जाओ, स्टोर सेक्शन पे जाओ, वहां पे फ्री बैच दिखेगा, उसके कंटेंट सेक्शन में जाना। यूट्यूब लाइव क्लासेस करके एक हमने फोल्डर बना रखा है, सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जितने मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जितने भी यार उमा मैम, सपना मैम, अनुष्का मैम, मोहित सर, जितने भी हमने लाइव क्लासेस ले रखी है यूट्यूब के ऊपर, पूरी टीम की सारी लाइव क्लासेस की पीडीएफ विद सॉल्यूशंस आपको लर्न करो एप्लीकेशन में मिल जाएगी, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सको। यू विल हैव टू लर्न टू फ्लॉस ओवर द ट्रिवियल मिस्टेक्स ऑफ द यंगस्टर्स। मतलब फ्लॉस ओवर मतलब भाई भूल जा, उसको ज्यादा दिमाग पे मतलब भूल जा। ट्रिवियल का मतलब होता है स्मॉल, मतलब छोटा, अनइंपॉर्टेंट, इसका ऑपोजिट होगा इंपॉर्टेंट। ट्रिवियल प्रॉब्लम्स मतलब जो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेंगी, ज्यादा रेलेवेंट नहीं है तुम्हारी बिगर इशू से, तुम बिगर चीजों पे ध्यान दो। ट्रिवियल मतलब छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो, यस और नो। यहां पे छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो। ट्रिवियल मतलब अनइंपॉर्टेंट, इसका ऑपोजिट क्या होगा, इंपॉर्टेंट। तो एंटोनिम सिनोनिम की बहुत रैपिड फायर क्लास लिया आज हमने, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है जी। इंडिया विल हैव टू कल्टीवेट ऑल इट्स बैरन लैंड। बैरन का मतलब होता है फर्टाइल, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ काम हो सके। इसमें क्या करना है हमें, ऑपोजिट इन मीनिंग, फर्टाइल, सॉरी बैरन का मतलब होता है इनफर्टाइल, मतलब जिसके ऊपर खेती बाड़ी हो ही नहीं सकती। बैरन का मतलब होता है नॉन प्रोडक्टिव, उसके ऊपर कुछ चलना ही नहीं सकता, उसके ऊपर तुम कितना ही इन्वेस्टमेंट कर लो लैंड के ऊपर, वो रीप करेगा ही नहीं बेनिफिट्स। ये जितने भी, इंडिया विल हैव टू कल्टीवेट ऑल इट्स बैरन लैंड टू मीट इट्स फूड रिक्वायरमेंट। कल्टीवेट ऑल इट्स बैरन लैंड, ये रियलिटी में तो ऑपोजिट, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, क्योंकि बैरन लैंड जो होती है वो इनफर्टाइल होती है, उसके ऊपर कुछ उगाया नहीं जा सकता, वो खाली लैंड होती है, बंजर लैंड जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैरन लैंड। इसका ऑपोजिट क्या होगा, प्रोडक्टिव। राइट आंसर इज प्रोडक्टिव, इसका ऑपोजिट होना चाहिए प्रोडक्टिव। बैरन का अंडरलाइन, ये बैरन, ये जो डार्क में वर्ड है, इसका ऑपोजिट बताना है, तो प्रोडक्टिव इज राइट आंसर, क्योंकि बैरन लैंड अनप्रोडक्टिव होता है, उसके ऊपर कुछ उगाया नहीं जा सकता। डी फॉर दिल्ली इज एब्सोल्युटली राइट, डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है भाई। आगे आ जाए। यू आर एडवाइज टू शो क्लेमेंसी टू द डिफीटेड एनिमी। क्लेमेंसी का मतलब होता है थोड़ा सा मर्सी दिखाओ, दया दिखाओ, जेनरोसिटी दिखाओ, काइंडनेस दिखाओ। क्या दिखाओ, काइंडनेस, लिख लो, काइंडनेस दिखाओ, काइंडनेस दिखाओ, मर्सी दिखाओ, उसके ऊपर थोड़ा सा दयावान हो जाओ। क्लेमेंसी का मतलब होता है मर्सी, काइंडनेस, ये इसके सिनोनिम है जी, हमें तो ऑपोजिट ढूंढना है, ये तो गलत होंगे, तो सिनोनिम है। लीनियंसी अगेन तुम्हारे पास दया दिखाना, राइट आंसर इज कॉलसनेस। एक ही एंटोनिम है क्लेमेंसी का यहाँ पे, ए फॉर अहमदाबाद राइट आंसर। यहाँ पे क्लेमेंसी का ऑपोजिट होता है कॉलेंसी। कॉलेंसी का मतलब यहाँ पे कॉलसनेस का यहाँ पे मतलब है कि भाई कोई रहम नहीं खा रहा है, यहाँ पे
कोई रहम खाने की जगह है ही नहीं हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ कुछ भी रहम नहीं खाया जाता, हर चीज स्ट्रिक्टली ली जाती है। तो राइट आंसर इसका होना चाहिए, यू आर एडवाइज टू शो क्लेमेंसी, क्लेमेंसी का ऑपोजिट होना चाहिए कॉलेसनेस। राइट आंसर इज ए फॉर अहमदाबाद, ए बिल्कुल सही है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आ जाए, मॉडेस्टी इज अ वर्च्यू बट इट वाज नॉट बी अलाउड टू बी एक्सप्लॉइटेड। मॉडेस्टी का मतलब होता है ग्राउंडेड रहना, मतलब ज्यादा अपनी चौड़ में ना रहना, प्राइड ना दिखाना। किसी चीज के लिए तुम प्राउड हो तब भी दुनियादारी को दिखा रहे हो कि नहीं यार ये तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, माता रानी का दिया हुआ सब कुछ है, और नहीं यार ये मेरे हाथ में नहीं था, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं ये करने का। तो मॉडेस्ट हो रहे हो तुम, डाउन टू अर्थ दिखा रहे हो, काम तुमने ही किया बट तुम मॉडेस्ट हो रहे हो। इसका ऑपोजिट होता है बोल्डनेस। बोल्डनेस का मतलब हाँ भाई छाती चौड़ी करके, सीना चौड़ी करके बताना हाँ भाई मैंने किया ये काम। तो बोल्डनेस, मॉडेस्टी, इसका क्या हो गया ऑपोजिट। बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर, बोल्डनेस बिल्कुल सही है। आगे आ जाए, बोल्डनेस आगे आ जाए। एट हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन ही फेल्ट इलेटेड। इलेटेड का मतलब क्या होता है, अच्छा तुम्हें क्या करना है, क्लोजेस्ट ऑपोजिट बताना है ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इलेटेड का ऑपोजिट बताओ। एक्सिलेंट, डिरेक्टेड। इलेटेड का मतलब होता है सक्सेसफुल फील करना, या वाह यार मैं मजे आ गए। अ सेंस ऑफ प्राइड लिख लो। इलेटेड का मतलब है अ सेंस ऑफ प्राइड आफ्टर अकम्प्लिशमेंट। भाई जब भी कोई तुम बिगर टास्क अकम्प्लिश करते हो उसके बाद आप कुछ फील करते हो, उसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ इलेशन या एलेटेड फील करना, सेंस ऑफ प्राइड फील करना। इसका ऑपोजिट क्या होगा, डिजेक्टेड इज राइट आंसर। जुबिलेंट, देखो यहाँ पे जुबिलेंट, यहाँ पे जुबिलेंट का क्या मतलब है, यार ये क्या हो रहा है, जस्ट अ मोमेंट। जुबिलेंट, जुबिलेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, हैप्पी भी है, रेस्टिंग नहीं है। एक्सल्टेंट राइट आंसर इज, डिजेक्टेड इज राइट आंसर। इलेटेड का मतलब मजा आ गया भैया मैंने ये काम किया, मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है, तो मैं बड़ा इलेटेड फील कर रहा हूं, प्राइड है मेरे अंदर। बट यहाँ पे ऑपोजिट होगा, डिजेक्टेड इज राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे, डिजेक्टेड बिल्कुल सही है। आगे मूव ऑन करें। द ब्यूटीफुल गर्ल लुक्ड सो मोरोस। मोरोस का मतलब होता है ग्लूमी, बहुत ही ज्यादा सैड। लो देखो, लो, सैड, ये सब इसके सिनोनिम है। ग्लूमी, सैड, ग्लूमी, ग्लूमी होना, मायूस होना, निराश होना। तो ग्लूमी तो भाई इसका होगा नहीं, मोरोस का ऑपोजिट ढूंढना है हमें। मोरोस का ऑपोजिट होगा चीयरफुल। एक तो होता है मुरझा के रहना, सैड रहना, ग्लूमी नेचर का रहना, एक होता है चीयरफुल, उत्साहित, उत्साह के साथ रहना। चीयरफुल इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे मोरोस का ऑपोजिट चीयरफुल बिल्कुल सही है। 64 का डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। 64 का डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है। आ जाओ, द हैबिट ऑफ स्क्वांडरिंग। स्क्वांडरिंग का मतलब क्या होता है, अननेसेसरली पैसे खर्च करना, फुलिश मैनर में। स्क्वांडरिंग का यहाँ पे मैं मतलब तुम्हारे पास लिख के आया हूं, वेस्ट समथिंग स्पेशली मनी और टाइम इन अ रेकलेस एंड फुलिश मैनर। मतलब फालतू की, तुम्हें नीड नहीं है पैसे खर्च करने की, तुम अननेसेसरली पैसे खर्च करे जा रहे हो। तो वेस्टिंग, रेकलेस एंड फुलिशली, वेस्टिंग मनी और टाइम वेरी रेकलेसली और फुलिशली। तो यहां पे द हैबिट ऑफ स्क्वांडरिंग मनी शुड नॉट बी एनकरेज्ड। अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं पेरेंट्स, मेजॉरिटी मैंने देखा है कई बार बहुत बड़ी लैविश फैमिलीज में, सिखाते हैं बेटा खर्च कर, अरे कल बुलेट चाहिए कल ले, टीवी चाहिए कल ले, PS4 चाहिए कल ले, एलेक्सा चाहिए कल ले, आईफोन चाहिए कल ले। वो क्या है, स्क्वांडरिंग। अननेसेसरली तुम हैबिट बिगाड़ रहे हो बच्चे की, उसको पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट करो ना उसकी। गैजेट्स में, फोन में क्या रखा है ये बताओ, गैजेट्स में अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। या तो यूट्यूबर बंदा हो तब तो गैजेट जरूरी है, यूट्यूबर बंदा ही नहीं है तो उसको गैजेट की जरूरत क्या है। उसको पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है, उसको अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत है, उसको तो पढ़ाई लिखाई करके एक नॉर्मल जिंदगी जीने की जरूरत है, उसको डाउन टू अर्थ ग्राउंडेड रखने की जरूरत है। यस और नो। तो यहां पे स्क्वांडरिंग का मतलब होता है अननेसेसरली। तुम्हारी आदतें सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं बिगड़ती, तुम्हारी आदतें जो तुम्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो उसकी वजह से बिगड़ती हैं। किसी गलत फहमी में मत रहना कि तुम बिगड़े हुए हो। अगर तुम बिगड़े हुए हो तो सिर्फ उसमें तुम्हारा हाथ नहीं है, किसी और का भी हाथ है। यस और नो। तो स्क्वांडरिंग का ऑपोजिट क्या होना चाहिए, स्क्वांडरिंग मतलब सेविंग। भाई कोई स्क्वांडर कर रहा मतलब उड़ा रहा, भाई पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा फेंक तमाशा देख, किस्मत कहां है खेल। तो पैसा नहीं फेंकना है, यहाँ पे सेव करना है। राइट आंसर इज ए फॉर अहमदाबाद, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये लो, क्रिमिनल वॉज डिटेन्ड बाय द पुलिस। क्रिमिनल वॉज डिटेन्ड मतलब उसको जब्त कर लिया गया, उसको अपनी हिरासत में ले लिया गया। इसको हिरासत में ले लो, क्या बोलते हैं, डिटेन करना। यस और नो। तो प्रोटेक्टेड, डिसमिस, रिलीज्ड, इसका ऑपोजिट होना चाहिए रिलीज। डिटेन्ड का रिलीज्ड ऑपोजिट होता है, क्या होता है, डिटेन का ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट निकाला ना, देखो यहां पे ऑपोजिट होता है रिलीज्ड। डिटेन का ऑपोजिट इज रिलीज्ड, डिटेन का ऑपोजिट इज रिलीज। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे मूव ऑन करें। अभी मैं तुम्हारे पास बहुत बढ़िया ईडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन लेके आया हूं। सेशन में बने रहना और सभी सेशन को लाइक करो, सभी सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक करो। सही है जी, आगे आ जाए। नरिशमेंट फूड इज अ नेसेसिटी फूड फॉर अ प्रेग्नेंट मदर एंड अ बेबी। नरिशिंग फूड का मतलब होता है हेल्दी फूड, हाइजीनिक फूड, अच्छा खाना खाना।
तो यहाँ पे ऑपोजिट इसका क्या होगा, देखो पुअर, पुअर तो यहाँ पे यार रिचनेस पुअर की बात नहीं हो रही, हैवी मतलब हैवी या लाइट की बात नहीं हो रही, अंडरकुड की बात नहीं हो रही, अनहाइजीनिक की बात हो रही है, नरिशिंग मतलब हाइजीनिक फूड, बहुत ही हेल्दी फूड जिसको बोल सकते हो, तो हेल्दी तो यहाँ पे और अनहेल्दी जब यहाँ पे है नहीं तो अनहाइजीनिक इसका क्लोज ऑपोजिट है, ए फॉर अहमदाबाद इज एब्सोल्युटली राइट, ए इज एब्सोल्युटली राइट। आगे आ जाए, द गवर्नमेंट इज टेकिंग मेजर्स टू ऑगमेंट द कंट्रीज फूड सप्लाई, ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, मतलब जो कंट्री की फूड सप्लाई है उसको बढ़ाया जाए, उसको इंक्रीज किया जाए, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा करनी चाहिए, तो यहां पे ऑगमेंट का यहां पे मतलब होगा इंक्रीज करना। द गवर्नमेंट इज टेकिंग मेजर्स टू ऑगमेंट द कंट्रीज फूड सप्लाई, मतलब उसको इंक्रीज कर दिया, उसको ऑपोजिट क्या होगा, डिक्रीज। बी फॉर बॉम्बे, भाई सबका आंसर आया नहीं आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वन शुड नेवर बी रेकलेस, मतलब रेकलेस का मतलब होता है, रेकलेस का मतलब यहां पे है कि बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाना, रेस्टलेस हो जाना, बस मुझे कोई चीज चाहिए तो अभी चाहिए, कुछ काम करना है तो अभी करना है, उसको क्या बोलते हैं, वन शुड नेवर बी रेकलेस इन हिज डीलिंग्स विद अदर्स, मतलब एक्साइटेड होके, क्यूरियोसिटी में, हड़बड़ी में, हेस्ट में, जल्दबाजी में, बेचैन होके, रेस्टलेस होके डिसीजन मत लिया करो। इसका मतलब इंडिफरेंट, अगेन यार ये तो दो ऑप्शंस में होती है बात, इम्प्रूडेंट, लीनियंट, केयरफुल होना चाहिए भाई। देखो रेकलेस कोई इंसान है ना, रेकलेस कोई इंसान है तो मतलब वो नॉन केयरफुल है, उसको बस जल्दी जल्दी में काम खत्म करना है, काम कैसा भी हो वो रेकलेस वे में खत्म करता है तो खराब वे में खत्म कर रहा है। यहां पे इसका ऑपोजिट होगा केयरफुल, केयरफुल बिल्कुल सही है भाई, केयरफुल जिसने आंसर दिया बिल्कुल सही है। यहां पे केयरफुल किसने दिया, परी राजपूत, रूही, मयंक, अभिनव, अमन, अश्मिता, जया, वेरी गुड, केयरफुल बिल्कुल सही है। चहक, इम्तियाज, अभिनव, आदर्श कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। यहां पे ईडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन आ गए हैं, लाजवाब क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, लाजवाब क्वेश्चन है। इसके बाद मिस स्पेलिंग के क्वेश्चन भी लेके आया हूं, मजा आ जाएगा भाई। इसका आंसर बता दो, अंडर अ क्लाउड फॉर हिज एलिज इन्वॉल्वमेंट इन एस्पोनेज, एस्पोनेज का मतलब होता है किसी और कंट्री में जाके स्पाई करना, उनके गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉइज को देखना ये क्या कर रहे हैं किसी और कंट्री के, किसी मतलब यू नहीं था ट्रेटर, किसी और कंट्री में जाके स्पाई आया उसको बोलते हैं एस्पोनेज। ही इज अंडर अ क्लाउड दीज डेज, अंडर क्लाउड का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंसिंग क्लाउडी वेदर, यार ये लिटरल मीनिंग नहीं है, इडियम फ्रेजेस का कुछ और मीनिंग होता है। एंजॉयिंग फेवरेबल लक, अंडर सस्पिशन, अंडर ऑब्जर्वेशन, इन दोनों में से एक आंसर होगा, जल्दी से बताओ, सीएडी में से एक आंसर, सीएडी में से एक आंसर जल्दी बता दो। नहीं, यहां पे थोड़ा सा तुमने कंफ्यूजन ले लिया। फॉर हिज अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट इन स्पेनेज, मतलब स्पेनेज का मतलब एक क्राइम है, यहां पे उसका वो एक क्राइम कमिट कर चुका है, इसलिए जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है या जो भी अथॉरिटी उसको चेक कर रही है वो हमेशा निगरानी में है। अंडर सस्पिशन, अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर अ क्लाउड का मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन तो नहीं होना चाहिए। राइट आंसर इज अंडर सस्पिशन, बिल्कुल सही है भाई। सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है, मतलब हमेशा शक के दायरे में वो रहता है। अब उसने एक बार एस्पेनेज कर दिया, एक बार उसने वो क्राइम कर दिया। एलेज्ड क्राइम का मतलब होता है, देखो एलेज्ड इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है इसके ऊपर एलिगेशन है, ऐसा ये भी प्रूव नहीं हुआ है, उसके ऊपर एलिगेशन है कि ये तो एस्पेनेज में इन्वॉल्व है, इसलिए वो हमेशा अंडर सस्पिशन रहता है। अंडर सस्पिशन का मतलब अंडर अ क्लाउड हमेशा रहता है। ही इज ऑलवेज अंडर अ क्लाउड, मतलब ही इज ऑलवेज अंडर सस्पिशन। सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है भाई, सबका आंसर। आगे मूव ऑन कर लें, चलो। अ वाइस पॉलिटिशियन इज वन हु कीप्स हिज फ्लैटरर्स एट एन आर्म्स लेंथ, मतलब एक वाइस पॉलिटिशियन वो होता है जो अपने फ्लैटरर्स, फ्लैटरर्स का मतलब जो तारीफ, झूठी तारीफें, फालतू की तारीफें, सर आप हो, आप तो भगवान हो हमारे, आप हो तो हम हैं, आपकी वजह से मैं यहां हूं। फ्लैटरर्स मतलब फ्लैटरी, फ्लैटरर्स कहां से आता है, जो फ्लैटरी में इन्वॉल्व हो। फ्लैटरर्स कौन है, जो फ्लैटरी में इन्वॉल्व हो। वाइस पॉलिटिशियन वो होता है जो अपने जो लोग जो तुम्हें फ्लैटर करे जा रहे हैं, जो तारीफें करे जा रहे हैं झूठी झूठी, उसको एक आर्म की लेंथ पे रखे। आर्म की लेंथ में मतलब भाई डिस्टेंस मेंटेन करके रखे। वेल लुक्ड आफ्टर इन अ गुड ह्यूमन कॉलरिंग इन अ सेफ डिस्टेंस, मतलब वो अपने को अपने फ्लैटर से दूर रखता है, एट अ सेफ डिस्टेंस रखता है, एट एन आर्म लेंथ। अच्छा, एट एन आर्म्स लेंथ, तुमने कभी पीटी पीरियड में जब तुम्हारे स्कूल में असेंबली हुआ करती थी तो तुम लाइन में खड़े नहीं हो करते थे, रोज में खड़े हुआ करते थे और ऐसे आर्म, स्टैंड एट एन आर्म डिस्टेंस, तो वन ऐसे आर्म डिस्टेंस पे ऐसे खड़े हुआ करते थे, तो फिर एक एक बंदे से एक एक बंदे की दूरी एक आर्म डिस्टेंस की थी। तो तब भी क्या होता है, एट ए स्मॉल, एट अ सेफ डिस्टेंस पे रहना। 73 का डी फॉर दिल्ली इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल बढ़िया। आगे आ जाओ। टॉकिंग थ्रू हैड, आई डिड नॉट माइंड व्हाट ही वाज सेइंग, ही वाज ओनली टॉकिंग थ्रू हैड। टॉकिंग नॉनसेंस, ये मैं कई बार करवा चुका हूं, ये मैं कम से कम 5-6 क्लासेस में आ चुका है ये क्वेश्चन। अब टॉकिंग थ्रू हैड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास आने के पूरे चांसेस हैं। आई डिड नॉट माइंड, ये क्या बोल रहा था, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मुझे पता यार ही वाज टॉकिंग नॉनसेंस, तो मैंने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। तो
टॉकिंग थ्रू हैड का मतलब टॉकिंग नॉनसेंस। 74A फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है जी। आगे आ जाए, शी इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब जब मेरे को मुसीबत आती है तो ये मेरा साथ दे देती है। A good friend, a friend who meets difficult calmly, one who deserts you in difficulties. Right answer is one who deserts you. मतलब तुम्हारी जब भी कठिनाइयों का टाइम आएगा, जब भी तुम डिफिकल्टीज के थ्रू जाओगे, ये एक ऐसी फ्रेंड है जो तुम्हारे से हमेशा मिलजुल के बात करेगी। तुम्हारी हर एक कठिनाइयों में ये तुम्हारे साथ है। खुशियों में साथ होना जरूरी नहीं है, कठिनाइयों में साथ होना जरूरी है। तो शी इज अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब है जब भी यार मेरे ऊपर ऐसे बादल मंडराए हैं, तूफान मंडराया है, या जब भी मेरे ऊपर तकलीफों के बादल मंडराए हैं, ये हमेशा मेरे साथ रही है। वन हु डिजर्ट्स यू, डिजर्ट्स का मतलब सपोर्ट्स यू, या तुम्हारा फेवर करती है डिफिकल्टीज में, तुम्हारे साथ खड़ी रहती है, तुम्हारे साथ सपोर्ट करती है। सी फॉर कैलकाटा इज एब्सोल्युटली राइट। आगे आ जाए, चलो। Our founder has done a Herculean task by constructing this great education institute. Herculean task का मतलब क्या होता है? A work of no worth नहीं यार, effortless job नहीं। Herculean task का मतलब एक टास्क जो बहुत ज्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड हो, जिसमें a work requiring very great effort, बिल्कुल सही है भाई। राइट आंसर इज ग्रेट एफर्ट। इंटेलिजेंस का यहाँ पे देखो, यहाँ पे आईक्यू का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे आईक्यू को मत चैलेंज करो कि भाई उसका आईक्यू क्या है, उसने इंटेलिजेंटली करा ही नहीं किया। हरक्यूलियन टास्क का मतलब एक ऐसा टास्क जिसके अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट की रिक्वायरमेंट हो। सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है भाई, सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है। ठीक है जी, सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। डी नहीं है इसका आंसर। यहां पे स्टूडेंट्स डी में कंफ्यूज होंगे, इंटेलिजेंस लिखा हुआ है कि भाई उसने बहुत अच्छा से काम किया होगा इंटेलिजेंटली। सी इज द राइट आंसर, सी फॉर कैलकाटा इज एब्सोल्युटली राइट। आगे आ जाए, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, बहुत बढ़िया। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर स्ट्राइक्स अ वुमन। ग्रीन आइड मॉन्स्टर्स का मतलब उस वुमन के अंदर एक ऐसी आत्मा आ जाती है, The moment she sees her husband talking to another pretty woman, जैसे ही वो अपने हस्बैंड को किसी और विमेन से, किसी और प्रिटी वुमन से बात करते हुए देखी है, एक आत्मा उसके अंदर आ जाती है। वो आत्मा किसकी है? ग्रीन आइड मॉन्स्टर की। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है? कौन सी आत्मा आई है? एंगर की आत्मा, उसे गुस्सा आता है, उसको नफरत होती है, उसको क्या होती है? रिवेंज लेने का मन करता है, या उसको जेलसी होती है। ग्रीन आइड मॉन्स्टर कई बार तुमने सुना होगा, और ये सेंटेंस बहुत अच्छे से उस पूरे के पूरे पोर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि यार ग्रीन आइड मॉन्स्टर का सिचुएशन रियलिटी में यहां पे डिस्क्राइब कर दी है। जब भी एक विमेन अपने हस्बैंड को किसी और प्रिटी विमेन से बात करते हुए देखिए, तो उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ जेलसी आती है, और जेलसी का मतलब एक ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर याद रहेगा, ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब है उसके अंदर एक ऐसी आत्मा आ गई, जेलसी की आत्मा आ गई, शक की नजर किसे देखने लग गई, जेलस हो गई, मैं तो उससे ज्यादा सुंदर हूं। तो डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है जी, डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है। आवर प्रिंसिपल इज नॉट अ मैन टू मिन्स मैटर्स। अच्छा, प्रिंसिपल इज नॉट अ मैन। अच्छा, जो हमारे प्रिंसिपल है, जो हमारा लीडर है, जो हमारा डीन, यहां पे स्कूल के प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल की बात कर रहे हो सकते हैं ये। आवर प्रिंसिपल इज नॉट अ मैन टू मिन्स मैटर्स। टू मिन्स मैटर का मतलब ये होता है कि उनसे कुछ तुम चुप के भी बोल नहीं सकते। मिन्स मैटर्स का मतलब होता है मॉडरेट और रिस्ट्रेन one's language to polite or avoid giving offenses. These phrases are nearly always put in negatively, as in not to mince matters. I feel he should resign or don't miss words. मतलब उनसे तुम चुप चुप के बात नहीं कर सकते। हमारे प्रिंसिपल के साथ, ये हमारा प्रिंसिपल वो आदमी है जिससे तुम अपनी छोटी सी भी सीक्रेट, छोटी सी भी बात बता पाओ। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे टू मिन्स मैटर्स का मतलब ये है टू कंफ्यूज इजीली, टू से समथिंग माइल्डली। राइट आंसर इज बी, टू मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। हमारे प्रिंसिपल वो आदमी नहीं है जिसके साथ तुम छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गॉसिप्स करो। तो यहाँ पे टू से समथिंग माइल्डली, या इसमें नॉर्मली अपना ना सीक्रेट बताते हो, तुम पोलाइटली किसी को शेयर करते हो। हमारा प्रिंसिपल वो आदमी नहीं है जिसके साथ तुम अपना सीक्रेट शेयर कर सकते हो। टू से समथिंग माइल्डली इज टू मिन्स मैटर्स। राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, इसका सही आंसर है। ठीक है जी, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है। द प्रोडिजल सन, प्रोडिजी का मतलब क्या होता है? प्रोडिजी का मतलब होता है एक ऐसा इनेट स्किल, एक ऐसा इनेट ट्रेड जो तुम्हारे पास बचपन से हो। प्रोडिजी का मतलब यहां पे इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है। एक आदमी अगर प्रोडिजी है, इसका मतलब वो ओवर इंटेलिजेंट, हाईली इंटेलिजेंट, उसको मतलब बहुत चीजें जल्दी से लर्न हो जाती है, एक्सपेरिमेंट बहुत जल्दी से लर्न हो जाता है, उसको एक्सपीरियंस, रॉट लर्निंग बहुत अच्छे से होता है, रट्टा बहुत अच्छे से मार लेता है। प्रोडिजी है, बचपन से ही फर्स्ट आ रहा है क्लास में, प्रोडिजी है, बहुत अच्छा, मतलब काफी अच्छा ब्रेन है उसका, क्रैम करने में, एक्सपीरियंस करने में, एजुकेशन में, पढ़ने में काफी अच्छा ब्रेन है। प्रोडिजल सन वाज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय हिज फ्रेंड्स व्हेन ही लॉस्ट ऑल हिज मनी। एक प्रोडिजल सन था, ही वाज लेफ्ट हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब ये है बाय हिज फ्रेंड्स, जब उसने अपने सारे पैसे खोए तो उसके फ्रेंड्स ने उसको अबंडन कर दिया होगा। अबंडन विदाउट हेल्प, उसको अबंडन मतलब उसको छोड़ के चले गए, उसके फ्रेंड्स उसको छोड़ के चले गए। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, अबंडन विदाउट हेल्प। ही इज नॉट इन गुड बुक्स ऑफ हिज बॉस। इन गुड बुक्स का मतलब होता है उसके, अच्छा देखो एक चीज होती है गुड बुक्स, you will have to be in the good books of the principal, you have to be in the good books of the leader, you have to be in the good books of XYZ person.
गुड बुक्स का मतलब होता है उसके अच्छी यादों में रहो, तुम्हारी इमेज उसके सामने अच्छी होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। तो इन द गुड बुक्स का मतलब यह है उसकी इमेज उसके बॉस के सामने इतनी अच्छी नहीं है, ही इज नॉट इन द गुड बुक्स। अगर हम बोलते हैं ही इज इन द गुड बुक्स, इसका मतलब उसकी इमेज उसके बॉस के सामने बहुत अच्छी है और उसका बॉस हमेशा उसको फेवर करता है। अगर कोई किसी के गुड बुक्स में नहीं होता ना तो उसको इग्नोर करता है, बॉस कहता है मैं इसका काम क्यों करूं, ये तो बड़ा खराब आदमी है, तो नॉट इन गुड बुक्स आएगा। अ लवर ऑफ गुड बुक्स, ही इज नॉट इन द गुड बुक्स का मतलब होता है, इन द गुड बुक्स का मतलब होता है इन फेवर विद। अगर तुम किसी के, लिख लो, अगर तुम किसी के गुड बुक्स में हो मतलब वो आदमी तुम्हें फेवर करेगा क्योंकि वो तुम्हें एक अच्छा अ मैन ऑफ ओथ मानता है या अ मैन ऑफ ऑनर मानता है कि हाँ यार इसकी बात अच्छी है, ये अच्छा आदमी है। गुड बुक्स, यहां पे गुड बुक्स का मतलब है, लिख लो, यहां पे गुड बुक्स का मतलब है कि मतलब तुम्हें फेवर मिलेगा उस आदमी से। अगर तुम किसी के गुड बुक्स में नहीं हो, अगर तुम किसी के गुड बुक्स में नहीं हो तो कोई भी फेवर, नो फेवर, कुछ फेवर भी तुम्हें नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, ये बोलना चाह रहे हैं। तो राइट आंसर इज इन फेवर विद। 80 का बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। ठीक है जी, इन फेवर विद। आगे आ जाए। द क्रिमिनल वॉज पार्डन एट द 11th आवर। 11th आवर का मतलब मैं कई बार समझा चुका हूं। 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11 o'clock ना भाई, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। ऐसे बोलते नहीं है पापा जब भी तुम ट्रिप पे जा रहे हो तो, मतलब तुझे ये एट द 11th आवर ही काम याद आया, तुझे एट दी एंड, मतलब 2 दिन से हम ट्रिप प्लान कर रहे हैं, 10 दिन से हम ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तुझे आज ये काम याद आया। एट 11th आवर का मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट। सी फॉर कैलकाटा सही है भाई सबका आंसर। बिजनेस प्रपोजल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी फॉर कैलकाटा। दे आर ऑल एट 6s and 7s, मतलब आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं, एक दूसरे के कंसेंट में नहीं है, हमेशा अपोज करते रहेंगे एक दूसरे को। दे आर ऑल एट 6s and 7s मतलब अगेंस्ट, एंटी, कोई कुछ और सोच रहा है, कोई 2 बंदे हैं, लेट्स से 2 बंदे हैं। If 2 people are at 6s and 7s मतलब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। They are, एक ओपिनियन है, दूसरे की अलग ओपिनियन है, हमेशा ये ऑपोजिट ईच अदर है, लड़ रहे हैं एक दूसरे से। They are always in disagreement. Right answer is B for Bombay. डिसएग्रीमेंट हो रहा है, ओपिनियन मैच नहीं कर रही, टैंडम में नहीं है, डिसएग्री कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से, तो बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है भाई। आगे आ जाए। He gave his instructions in black and white। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें घबरा जाते हैं। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट का यार यहाँ पे मतलब समझ लो, ब्लैक एंड व्हाइट मतलब ये पेपर दिख रहा है, मान के चलो ये पेपर है, ये व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर कुछ ब्लैक से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इन राइटिंग, ये इन राइटिंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इन राइटिंग की। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब, अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट का यहां पे मतलब लिखा होगा, तुम्हें लग रहा होगा क्लियरली, क्लियरली भी अच्छा मीनिंग है इसका, बट इससे बेटर मीनिंग है इन राइटिंग। He gave his instructions in black and white का मतलब उसने लिखित में लिख दिए हैं, उसने लिखित में दिए हैं, मतलब इन राइटिंग। ये देखो, ये व्हाइट पेपर के, तुम व्हाइट पेपर के ऊपर तुम ब्लैक पेन से लिखते हो, यस और नो, या ब्लू पेन से लिखते होगे, उस फ्रेज को बोलते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट ही है। इन ब्लू एंड व्हाइट नहीं बोलते कि भाई व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लू से लिखना जाओ तो इन ब्लू एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट ही लिखते हैं। इसका मतलब होता है इन राइटिंग, तुमने उसको लिखित में दिया है, इसका मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन उसने दिया है वो फॉर्मल है, डॉक्यूमेंटेशन उनकी हो रखी है। लिख लो इन ब्लैक एंड व्हाइट का एक और मीनिंग लिख लो, डॉक्यूमेंटेशन। जैसे जब तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, तुम कभी लीव लोगे तो तुम्हें सबमिट करनी पड़ेगी ईमेल, या तुम छोड़ोगे तो तुम्हें सबमिट करनी पड़ेगी ईमेल, तुम्हारा रिक्रूटमेंट होगा, ईमेल के थ्रू तुम्हें कम्युनिकेट किया जाएगा। वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे वांट टू गिव एवरी इंस्ट्रक्शन इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन राइटिंग सारी चीजें हो, ताकि एक प्रूफ भी रहे कि इस समय इसने ज्वाइन किया था, इसने छुट्टी ली, इसको हमने इसलिए निकाला, इसका ये फॉल्ट था। डॉक्यूमेंटेशन हो सके उस चीज का, डॉक्यूमेंट में रजिस्टर हो सके। वर्बल का कुछ रोल नहीं है, वर्बल की कोई वर्थ नहीं है, इन ब्लैक एंड व्हाइट की रोल है, राइटिंग में जो दे दोगे वो फाइनल होगा। राइट आंसर इज डॉक्यूमेंटेशन। आगे आ जाए, मतलब राइट आंसर इज इन राइटिंग। द कैरेट एंड द स्टिक पॉलिसी पेज डिविडेंड्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कैरेट एंड द स्टिक, ऑर्गेनाइजेशन में ना कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी चलती है, इसका मतलब अच्छा काम करने पे कैरेट मिलेगी, बुरा काम करने पे मार पिटेगी। कैरेट का मतलब रिवॉर्ड और स्टिक का मतलब पनिशमेंट। अच्छा काम करोगे तो अच्छी चीजें मिलेंगी, इंक्रीमेंट होगा, पोजीशन मिलेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन में तुम राइज कर पाओगे, तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। स्टिक का मतलब भाई अगर गलत काम करेगा तो मार भी पड़ेगी, पनिशमेंट भी मिलेगी, पेनल्टी भी लगेगी। तो यहां पे राइट आंसर इज फेयर एंड फाउल, डेमोक्रेटिक, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। कैरेट एंड स्टिक का यहां पे मतलब होता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। द कार ब्रोक डाउन जस्ट एज इट रीच्ड द एज ऑफ अ क्लिफ, इट वाज इंडीड अ क्लोज शेव। जैसे किसी ने अगर रनवे 34 देखी हो, अजय देवगन भाई साहब की रनवे 34, स्टोरी लाइन वॉज वेरी एब्सर्ड। स्टोरी लाइन मुझे समझ नहीं आई, और मैं सही बताऊं तो मैं होता भी नहीं कोई कमेंट करने वाला, बट आई वाज अ व्यूअर, तो मुझे तो इतना समझ नहीं आया, बट उसका जो प्लेन
रनवे 34 के एंड पे एकदम रुक गया, तो उसके प्लेन ने एक क्लोज शेप के साथ एक्सपीरियंस किया। इट वॉज इंडीड अ क्लोज शेप, उसके लिए भी बोला जा सकता है। मतलब बाल बाल बचे, टू शेयर वंस ब्रांड वेरी रिस्की नैरो एस्केप फ्रॉम द डेंजर। बाल बाल बचे, बस हल्की सी डेथ छू के गई है मुझे, मैं बाल बाल बचा। सी फॉर कैलकाटा। क्लोज शेप का मतलब होता है नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, मसा मसा बचा। बोलते नहीं यार मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, मैं तो मसा मसा बच गया, बाल बाल बच गया। तो क्लोज शेव, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है जी। आगे आ जाए। द पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड, मतलब जब वो चोरी कर रहा था। कॉट रेड हैंडेड का मतलब जब चोरी कर रहा था तब पकड़ा गया। रेड हैंडेड का मतलब एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम। राइट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा। इजी क्वेश्चन है यार ये, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन की बात नहीं है। टाई द नॉट का मतलब होता है टू गेट मैरिड। When you are tying a knot with someone, मतलब तुम शादी करने वाले हो। Tying the knot मतलब to get married। यहां पे idiom phrases का तुम्हें मतलब बताना है। Tie the knot का मतलब क्या होता है? To get married। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे मूव ऑन करें, इजी क्वेश्चंस हैं ये वाले। The ball is in your court, मतलब हमने तुम्हें मौका दिया है, अब तुम अपनी बात रखो। The ball is in your court। It is up to you to make the next move। बिल्कुल सही है भाई, ए फॉर अहमदाबाद। You have got a fantastic opportunity। देखो यार ये तो implication है, ये तो implication है, ये इसका मीनिंग नहीं है, ये इसका implication है कि हाँ भाई किसी के कोर्ट में अगर बॉल होती है ना, मतलब उसके पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है टू टेक द नेक्स्ट मूव। बट ये implication है, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ इट। यू विल बी ब्लेम्ड फॉर द क्राइम दैट यू हैव नॉट कमिटेड। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये ऐसा भी कुछ नहीं है। यू हैव बीन पुट इनटू अ डिलेमा ना। राइट आंसर इज इट इज अप टू यू टू मूव टू टेक द नेक्स्ट मूव। अब तुम बताओ क्या होना चाहिए नेक्स्ट। ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है। आगे आ जाए। टू स्पिन वंस व्हील, मतलब किसी का टाइम खोटी करना। स्पिन वन व्हील मतलब उससे कुछ हो, तुम व्हील जब स्पिन कर रहे हो क्या हो रहा है उससे। टू टेक अ चांस टू डू अ जॉब क्विकली, टू नरेट समवन अ कंफ्यूजिंग स्टोरी, टू वेस्ट वंस टाइम। फालतू में किसी से बात करना, इधर उधर की बातें करना, वो कुछ और करने जा रहा था उसको रोक लिया और तुम उससे बातें करे जा रहे हो, चिटर चैटर करे जा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? टू वेस्ट वन टाइम्स, टू स्पिन वंस व्हील। एक व्हील को तुम स्पिन कर रहे हो फालतू में, कुछ हो नहीं रहा, उसका रिजल्ट कुछ नहीं है, प्रोडक्टिव नेचर का है नहीं वो, इसका मतलब है टू वेस्ट वन टाइम्स। ठीक है, ठीक है जी, आगे मूव ऑन करें। टू हैव चिप ऑन वन शोल्डर, टू हैव चिप ऑन वन शोल्डर का मतलब क्या होता है? ओके, टू हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर, टू हैव ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यूनिफॉर्म डेकोरेटेड विद स्टार्स। नहीं यार, ये तो लिटरल मीनिंग हो गया। वेयर योर बैटल स्कार्स लाइक मेडल्स, ये भी नहीं है। होल्डिंग अ ग्रज और ग्रीवियंस दैट रेड रेडली प्रोवोक्स अ फाइट। टू हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर का मतलब होता है हमेशा अपने कंधे पे बोझ लेके चलना, और तुम्हें वो बोझ इतना सता रहा है। मेरे ख्याल से तो डी होना चाहिए इसका आंसर। हाँ ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। तुम्हें वो बोझ इतना सता रहा है कि हल्का सा तुम्हें किसी ने छेड़ दिया ना तो फाइट हो जाएगी भाई, वहां पे खत्म हो जाएगा, कत्लेआम हो जाएगा। तो यहाँ पे हैविंग अ चिप ऑन वन शोल्डर का मतलब तुम्हें कोई बोझ तुम्हारे सर के ऊपर या शोल्डर के ऊपर इतना बोझ है कि अगर उसको किसी ने प्रवोक कर दिया, किसी ने तुम्हें हल्का सा छेड़ भी दिया ना, किसी ने हल्का सा तुम्हें छेड़ भी दिया तो बवाल मच जाएगा, लड़ाई हो जाएगी वहां पे, कत्लेआम हो जाएगा। डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। ठीक है जी, डी फॉर दिल्ली इज एब्सोल्युटली राइट। डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही आंसर है। आगे मूव ऑन करें। डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब क्लाउड का यहाँ पे मतलब यार नेगेटिव कोनोटेशन से यूज होता है। क्लाउड का मतलब यहां पे बताऊं क्या होता है? बैड टाइमिंग। क्लाउड का यहां पे मतलब होता है बैड टाइमिंग, अच्छा टाइम नहीं है, क्लाउड मंडरा रहे हैं, बारिश होने वाली है, बहुत ही ग्लूमी मौसम हो रहा है, डार्क मौसम हो रहा है। ब्राइट का नहीं, ब्राइट मौसम नहीं हो रहा, डार्कनेस आ रही है। क्लाउड का यहां पे मतलब होता है डार्कनेस। तो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, क्लाउड यहां पे दर्शा रहा है डार्कनेस या बैड टाइमिंग। सिल्वर लाइनिंग का मतलब कुछ ना कुछ अच्छाई उसके अंदर भी छुपी होगी। सिल्वर का मतलब यहां पे ब्राइट। अच्छा सिल्वर कैसा दिखता है? सिल्वर का जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है? कैसा दिखता है? चमकीला दिखता है ना। तो सिल्वर का मतलब ब्राइटनेस। भाई डार्कनेस को जब ब्राइटनेस बीट कर रही है, डार्कनेस को ब्राइटनेस बीट कर रही है, तो यहां पे एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग मतलब कुछ ना कुछ खराब सिचुएशन में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो, अच्छाई जरूर मिलेगी। एवरी बैड सिचुएशन हैज सम गुड एस्पेक्ट्स टू इट। डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली। डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है। एवरी बैड सिचुएशन हैज सम गुड एस्पेक्ट्स, हर एक बैड सिचुएशन का कुछ ना कुछ गुड एस्पेक्ट्स भी होता है। डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है भाई। आगे आ जाए। जॉन्डिस्ड आई, देखो यार लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए, लास्ट 3-4 क्वेश्चन रह गए, जुड़े रहो मेरे साथ। जॉन्डिस्ड आई का मतलब होता है एक ऐसी आई जो बायस हो, जो किसी बायसनेस के साथ तुम्हें देखे, जो तुम्हारे साथ, जो तुम्हें परखे, तुम्हें जज करे, अनबायस तरीके से नहीं, बायस्ड तरीके से।
मतलब किसी का साइड लेते हुए कोई आई तुम्हें जज कर रही हो तो उसको बोलते हैं जॉन्डिस्ड आई। जैसे कभी कभी ना पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि यार इसका एक बेटा है, इसकी एक बेटी है, ये तो बेटी की तरफ हमेशा जॉन्डिस्ड आई रखता है, हमेशा बेटी को फेवर करता है, बेटे को बोलता है भाई तू निकल यहाँ से, तेरे को तू देख लूंगा मैं, बेटी को हमेशा प्यार करता है। नॉर्मली पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है, उनकी जॉन्डिस्ड आई होती है टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, दे लव बोथ ऑफ देम, बट एक की तरफ थोड़ा सा ज्यादा बायस होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस मैन, स्टूपिड, प्रेजुडिस्ड व्यू, मतलब उसका जो व्यू पॉइंट है किसी के प्रति वो काफी बायस्ड है, प्रेजुडिस्ड है। राइट आंसर इज बी। 92 का बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, बहुत बढ़िया भाई, दो पर्पसेस एट द सेम टाइम करना, मतलब एक तीर से दो निशाने। किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो निशाने का मतलब होता है सेम टाइम पे दोनों काम एग्जीक्यूट कर देना, टू सर्व टू पर्पसेस एट वन टाइम। 93 बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है जी आंसर। हैंड इन ग्लव का मतलब होता है क्लोज एसोसिएट, इन क्लोज एसोसिएशन। हैंड इन ग्लव का मतलब होता है मेरा साथी है, ये मेरा यार है, मेरे कहने पे काम कर देगा, मेरा क्लोज एसोसिएशन है। कोई भी बिजनेस, कोई भी टास्क, कोई भी वेंचर, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी तुम काम करते हो वो हमेशा हैंड इन ग्लव अगर तुम्हारे साथ हो, अगर तुम्हारा क्लोज एसोसिएशन तुम्हारे साथ हो तो मजा आ जाएगा। एक बंदे की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे साथ क्लोज एसोसिएशन में है। 94 ए इज द राइट आंसर। आगे आ जाए। स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है एन एक्साइटिंग मूवमेंट, अ हिडन एनिमी। स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है ग्रास में छुपा हुआ है, स्नेक कभी भी डस सकता है। वेरी क्लियरली समथिंग मैंडेटरी, अ हिडन एनिमी इज द राइट आंसर। एक इंसान जो ग्रास में छुपा हुआ है, बहरूपिया, हिडन एनिमी, कभी भी उठ के वार कर सकता है। स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है अ हिडन एनिमी। ठीक है जी। गिविंग अ पीस ऑफ वंस माइंड, मतलब टू एक्सप्रेस वन सेल्फ। अ पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब मैं अगर तुम्हें कुछ बता रहा हूं, कुछ समझा रहा हूं, तो आई एम गिविंग अ पीस ऑफ माई माइंड, मतलब आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। अब वो तुम्हारे फेवर के लिए भी हो सकता है, तुम्हारे नॉन फेवर के लिए भी हो सकता है, बट मैं तुम्हारा कुछ ना कुछ शेयर कर रहा हूं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूं। गिविंग अ पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब होता है टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करना। बी फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है जी। टू एक्सप्रेस वन सेल्फ मतलब गिविंग वंस माइंड, अपना विचार रखना, अपना विचार किसी और के सामने प्रकट करना, मतलब टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैड, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैड का मतलब बताऊं क्या? कि सर आप हुक्म तो करो, जैसे ही आप बुलाओगे मैं वहीं हाजिर हो जाऊंगा, मैं उसी दिन अटक जाऊंगा, वहीं खड़ा हो जाऊंगा, आप बस इशारा तो करो। तो ड्रॉप ऑफ द हैड का मतलब होता है जैसे ही आप बोलोगे, जैसे ही आपने हैड नीचे गिराई, मैं वहां हाजिर हो जाऊंगा। इंस्टेंटली इसका मतलब होता है, मतलब एट द मोमेंट, उसी समय मैं हाजिर हो जाऊंगा। इंस्टेंटली इज द राइट आंसर। ड्रॉप ऑफ द हैड का मतलब जैसे ही आप हुक्म करोगे मैं वहां आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा। इंस्टेंटली इज द राइट आंसर। द अल्फा एंड द ओमेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दी अल्फा एंड दी ओमेगा का मतलब होता है, अल्फा का यहां पे मतलब होता है बिगिनिंग, ओमेगा का मतलब होता है एंड। हर एक इंसान जो जीवित हुआ है वो मरेगा किसी ना किसी दिन। अल्फा एंड ओमेगा एक थ्योरी है, इसका मतलब होता है द बिगिनिंग एंड द एंड। स्टार्ट करो खत्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ जो शुरू हुआ है, जो कहानी शुरू हुई है वो तो खत्म होनी ही होनी है। द बिगिनिंग एंड द एंड। राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। 98 बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है जी, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स। टू बी ऑन क्लाउड 9 मतलब भाई मैं इतना खुश हूं आज तो बल्ले बल्ले, मैं 7वें आसमान पे, 9वें आसमान पे। टू बी ऑन क्लाउड 7, टू बी ऑन क्लाउड 9 बात एक ही होती है, मतलब मैं आज बहुत खुश हूं, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है आज। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, राइट आंसर इज ए। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी बिल्कुल सही है भाई। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, ए फॉर अहमदाबाद। टू मेक अमेंड्स मतलब चेंजेस करना या टू कॉम्पेंसेट करना, राइट आंसर इज टू मेक अमेंड्स का मतलब अपनी गलतियों का भुगतान करना, अपनी गलतियों का पश्चाताप करना, मतलब टू मेक अमेंड्स। टू कॉम्पनसेट फॉर योर मिस्टेक्स, फॉर योर मिसबिहेवियर, फॉर योर मिसहैपनिंग्स। टू कॉम्पनसेट, टू अमेंड्स मतलब होता है कुछ अपनी गलतियों का भरमार करना, अपनी गलतियों का पश्चाताप करना, अपनी गलतियों को कॉम्पनसेट करना, भरपारी करना। राइट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है भाई। सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड। सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही आंसर है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अच्छा कभी कभी क्या होता है, तुम किसी गलत आदमी से पंगा ले लेते हो, या कोई आदमी इनोसेंट है, देखो स्कोल्डिंग द वन हु इज इनोसेंट, जो इनोसेंट है उसके ऊपर तुम भड़क जाते हो। एक्सपेक्टिंग अ फेवर फ्रॉम अ हार्टलेस पर्सन, ये भी सेम ही मीनिंग है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब एक गलत बंदे से तुम गलत चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो। तुम अपने पापा से आज बोल दो, पापा मेरा कॉलेज, मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसआरसीसी में एडमिशन करवा दो। वो कैसे करवा देंगे? परफॉर्म तो तुम्हें करके आना है, सीवीटी के अंदर परफॉर्म तो तुम्हें करके आना है, जहां भी जो भी तुम एग्जाम देने जा रहे हो। तो एक ऐसे पर्सन से एक ऐसी, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग योर पेरेंट्स टू मेक यू एडमिट या टू गेट यू एन एडमिशन इन एसआरसीसी, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तुम्हें अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए, अपने टीचर को फॉलो करना चाहिए। तुम पापा को बोल रहे हो पापा मेरे को एसआरसीसी में एडमिशन करवा दो, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। गलत डायरेक्शन में देख रहे हो, गलत बंदे को अप्रोच कर रहे हो, वो उस बंदे के हाथ में तो है ही नहीं।
तो यार देखो ए और बी ना बहुत केस स्पेसिफिक है, ए और बी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। ए और बी से बेटर आंसर, ए और बी से बेटर आंसर सी है, लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस। तुम रॉन्ग प्लेस पे गए हेल्प मांगने, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, या तुम स्कोल्ड करने गए या मांगने गए हेल्प, या अप्रोच तुमने किया गलत जगह को। सी फॉर कैलकाटा इसका आना चाहिए। अब देखो तुम बोलोगे सर ए और बी भी तो सही लग रहे हैं, ए और बी सी के अंडर आएंगे, ए और बी सी के अंडर आएंगे, राइट आंसर सी होगा। ए और बी सी से मिलते जुलते हैं बट उसके सब पार्ट्स हैं, ए और बी सी से मिलते जुलते हैं बट उसके सब पार्ट्स हैं, लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस बिल्कुल सही है भाई। 101 का सी फॉर कैलकाटा इज एब्सोल्युटली राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सी फॉर कैलकाटा सही है। कॉल इट अ डे, जैसे अभी 2 क्वेश्चन बाद हम क्या करेंगे, कॉल इट अ डे, इस क्लास का अंत करेंगे। कॉल इट अ डे टू डिक्लेयर द एंड ऑफ अ टास्क, डी फॉर डेली। कॉल इट अ डे मतलब बहुत अच्छा काम किया आज आप सबने, चलो भाई रैप अप कर दो, इसको क्या बोलते हैं, रैप अप, रैपिंग अप द वर्क। रैप अप मतलब समेट दो, बस खत्म कर दो, कल बात करेंगे। टू डिक्लेयर द एंड ऑफ अ टास्क फॉर टुडे, इसको बोलते हैं कॉल इट अ टुडे, कॉल इट अ डे, ठीक है जी। डी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, मतलब बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स का मतलब है तुम्हारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज है, तुमने उन दोनों अपॉर्चुनिटीज का भरपूर फायदा उठाया। तुम्हारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज है, तुमने उस दोनों अपॉर्चुनिटीज का भरपूर फायदा उठाया। किसी भी अपॉर्चुनिटी को तुमने दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए सैक्रिफाइस नहीं किया। यू डिड नॉट फॉरगो द अदर अपॉर्चुनिटी, तो तुमने दोनों चीजों का फायदा उठा लिया है। 2 बेस्ट टीम्स compete with each other, नहीं ये तो नहीं होगा। 2 बेस्ट टीम्स compete with each other, ये नहीं होगा। A situation wherein someone has the privilege of enjoying 2 different opportunities। भाई बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स का मतलब होता है दोनों चीजों में मजा आ रहा है, दोनों चीजों में आनंद आ रहा है, मुझे कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ रहा। Wherein someone has the privilege का मतलब यार ये बहुत अच्छी बात है, ये लक की बात है, of enjoying 2 different opportunities at the same time। तुम्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी लेट गो नहीं करनी पड़ रही। बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है, बी फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली राइट। आगे आ जाए, चलो। लीव नो स्टोन अनटर्न, कई बार करवा चुका हूं, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। कई बार करवा चुका हूं, लीविंग नो स्टोन अनटर्न, आंसर बता दो भाई, साक्षी, राजेश, सत्यम। चलो, लीविंग नो स्टोन अनटर्न का मतलब क्या होता है, सर्च फॉर द बिहाइंड, डू अ फ्यूटाइल टास्क, बी नोन फॉर, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। हर चीज अपना पूरा दाव पे लगा दो, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल दैट यू कुड हैव डन, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल इन योर हैंड्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। तो अपना सब कुछ दाव पे लगा देना, कोई भी कसर ना छोड़ना। लीविंग नो स्टोन्स अनटर्न्ड, डी फॉर डेली इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, डी फॉर डेली सबका सही है। आउट ऑफ डेट का मतलब आउटडेटेड, ओल्ड फैशन, ये आउट ऑफ डेट हो गई, ये आउटडेटेड चीज है। अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का है, नई टेक्नोलॉजी का है। आउटडेटेड का मतलब, आउट ऑफ डेट का मतलब है आउटडेटेड, ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी की बात करो। आउटडेटेड का मतलब होता है ओल्ड फैशन। डी फॉर डेली सही है, डी फॉर डेली बिल्कुल सही है। नॉट वंस कप ऑफ टी, नॉट वंस कप ऑफ टी का मतलब उसके चॉइस या प्रेफरेंस की या उसके फेवर की बात नहीं है। टू बी सेटिस्फाइड विद लेस, नॉट वंस चॉइस और प्रेफरेंस, राइट आंसर इज डी फॉर डेली। मेरी, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी मतलब इसमें मेरा इंटरेस्ट लाई नहीं करता, ये मेरी या चॉइस या प्रेफरेंस के हिसाब से काम नहीं है जो आप मुझे दे रहे हो। ये जो स्पोर्ट है इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई टेबल टेनिस को अगर तुम्हारे पापा बोले चल आज मैं तेरे को टेबल टेनिस खिलवाता हूं, आप टेबल टेनिस खेलने गए, 2-3 दिन खेल गया है, आपने बोला उनको यार पापा इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, इट इज नॉट माई चॉइस और प्रेफरेंस, मेरे को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। डी फॉर डेली बिल्कुल सही है, डी फॉर डेली बिल्कुल सही है जी, ठीक है। इन बैड टेस्ट का मतलब होता है ऑफेंसिव, मतलब कुछ डिप्रेस्ड होना या कुछ सूटेबल ना होना, नॉट सूटेबल और ऑफेंसिव। इन बैड टेस्ट का मतलब होता है गलत चीज। यहां पे जो एक्सपीरियंस है वो अनप्लेजेंट है, द एक्सपीरियंस इज अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। इन बैड टेस्ट का मतलब अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, मतलब नॉट सूटेबल और ऑफेंसिव। राइट आंसर इज ए फॉर अहमदाबाद, नॉट सूटेबल और ऑफेंसिव। टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई मतलब हर चीज में टांग अड़ाना, हर चीज में कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस करना। टू फाइट विद एवरीबॉडी, टू बी इन्वॉल्वड इन अ लार्ज एंड वेरिएड नंबर ऑफ एक्टिविटीज और एंटरप्राइजेस। राइट आंसर इज बी। अच्छा, फाइट जरूरी नहीं है फाइट हो रही है, हमने अपना पैर एक नहीं बहुत सारे नाव में घुसा रखा है, इसका मतलब होता है टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, या टू पुट योर लेग्स इन मोर देन 2 बोट्स, मोर देन 1 बोट। एक नहीं बहुत सारे मैटर्स में, बहुत सारे वैरायटी ऑफ मैटर्स और एक्टिविटीज में तुमने इंटरेस्ट ले रखा है, बहुत सारे लार्ज एंड वेरिड नंबर ऑफ एक्टिविटीज में तुमने अपना पैर घुसा रखा है, तो उसको बोलते हैं पुटिंग अ फिंगर इन एवरी पाई। राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। बी आंसर सबका सही है,
बिल्कुल सही है जी। सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक कीजिए, जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कीजिए। अपडेटेड प्लेलिस्ट हर एक क्लास की जितने भी प्लेलिस्ट है, मान लो इंग्लिश की एक अलग प्लेलिस्ट है, हिंदी की अलग प्लेलिस्ट है, ज्योग्राफी की अलग है, पॉलिटिकल साइंस की अलग है, हिस्ट्री की अलग है, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, हर एक क्लास की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। आपको करना क्या है, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप को तो डाउनलोड रखना ही है, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप पे आज मैंने सुबह 8:30 बजे 8:30 इन द मॉर्निंग टेलीग्राम ग्रुप पे सारे के सारे बच्चे जुड़ जाएं। इंडिया का बिगेस्ट टेलीग्राम ग्रुप फॉर सीयूईटी एस्पिरेंट्स। टेलीग्राम ग्रुप पे हर एक क्लास की प्लेलिस्ट मैंने वहां पे अपडेट कर रखी है। डे 1 से जब से हमारी यूट्यूब पे क्लासेस शुरू हुई हैं, आपको सारी प्लेलिस्ट वहां पे दिख जाएंगी, आपको मजा आ जाएगा। रिवीजन आपका हो जाएगा सीयूईटी 2022 के लिए। अगर आप फेज 2 दे रहे हो, जनरल टेस्ट की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप सब टाइम लिख लो यार, एक नई क्लास के साथ मैं मिलूंगा आपको 1 PM। सभी स्टूडेंट्स टाइम लिख लें, नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएगा। सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन रखें, नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप पे आपके पास आने वाला है। 1 PM मैं जनरल टेस्ट के टॉप 75 क्वेश्चंस आपके पास करवा रहा हूं, जिसमें जीके, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इन सब के क्वेश्चंस आज हम करेंगे। 1 PM सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं। कौन कौन जुड़ेगा एक बार कमेंट करके बता दो। और ये कहां जुड़ना है, इसका लिंक, ये जो यूट्यूब की लाइव क्लास का लिंक होता है वो आपके पास टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे सारे जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना। टू हैव बिटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मतलब ज्यादा खा लिया, औकात नहीं है इतनी। बहुत ही देसी भाषा बोल रहा हूं, देखो यार कोई माइंड ना करे, कोई भी माइंड ना करे, बहुत ही देसी भाषा बोल रहा हूं। जितना तुम खा सकते थे उससे ज्यादा खा लिया। टू बिटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, जितना तुम खा सकते हो, अपनी औकात से ज्यादा काम कर रहे हो, अपनी औकात से ज्यादा खा रहे हो। टू ईटन विविशली एंड देन फॉल सिक की बात नहीं है। टू हैव डिसरिस्पेक्टफुली टुवर्ड्स एल्डर्स, ना भाई। टू हैव ट्राइड टू डू समथिंग व्हिच इज टू डिफिकल्ट, ओके। टू हैव मिस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी आफ्टर दैट, ना, सी फॉर कैलकाटा, सॉरी, सी इज द राइट आंसर। यार प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा अगर तुम्हें फॉल्ट लग रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, राइट आंसर इसका होना चाहिए, ये गलत है, मतलब ये सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही आंसर है इसका। सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही आंसर है, इसका आंसर होना चाहिए सी फॉर कैलकाटा। मतलब तुमने कोई चीज ट्राई करी जो बहुत डिफिकल्ट थी, बियॉन्ड योर मींस थी, तुम्हें पता है तुम उसको अकम्प्लिश नहीं कर सकते, बट तुमने ट्राई करी करने की, सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है। टू हैव ट्राई टू डू समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड मींस, सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है जी। आगे आ जाए। ऑन थिन आइस, मतलब बहुत ही ब्लीक सिचुएशन। ऑन थिन आइस का मतलब होता है इन अ वेरी प्रिकेरियस और रिस्की सिचुएशन, मतलब मसा हल्के हल्के चलो, धीरे धीरे चलो, कभी भी आइस, थिन आइस कैसी आइस होती है, जो टूट जाए कभी भी और तुम नीचे गिर जाओगे। थिन आइस का मतलब ऐसी आइस जो टूट जाए कभी भी। तो राइट आंसर इज इन अ वेरी प्रिकेरियस एंड रिस्की सिचुएशन, बहुत ही रिस्की सिचुएशन के साथ डील करना, मतलब थिन आइस के ऊपर चलना। डी फॉर डेली। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, टू गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब यह है एक नॉटी इंसान को बताना कि भाई उसने कितना अच्छा काम किया है। टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस पर्सन। टू गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब ये होता है कि यार कोई डेविल है, कोई राक्षस है, कोई हैवान है, कोई शैतान है, बट तुम उसको बता रहे हो हाँ यार तूने जो काम किया करा तो बहुत अच्छा। तो टू गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब है तुम भले कोई शैतान इंसान है, भले उसने गलत काम किया, बट उसको क्रेडिट दे रहे हो, जो भी उसने काम किया अपनी तरफ से उसने पूरी जान लगा दी। उसने काम गलत किया, देखो यार एफर्ट उसने पूरा मारा, काम उसने गलत किया, बट काम किया मन लगा के, दिल लगा के, तो उसको बोलते हैं टू गिव द डेविल हिज ड्यू। उसको अप्रिशिएट करो कि भाई भले तूने गलत काम किया हो बट तूने इसमें जान लगा दी, तेरे एफर्ट्स के लिए मैं दाद देता हूं तुझे। उसके बोलते हैं बी फॉर बॉम्बे, टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस पर्सन। बी फॉर बॉम्बे सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे आ जाए। राइज लाइक अ फीनिक्स, राइज लाइक अ फीनिक्स का मतलब होता है एक बंदा ना इसकी करियर की ग्रोथ ऐसे जा रही थी, एकदम कुछ लॉकडाउन आया, वो नीचे गिर गया, उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया। फिर 2020 की बात है, फिर 21 में वो दोबारा उठा और 2022 में वो यहां पहुंच गया। पिछला जो उसका पिनेकल पॉइंट था उसको भी उसने क्रॉस कर दिया। ये एक बंदे की ट्राजेक्टरी है, ये बताना चाह रहे हैं राइज लाइक अ फीनिक्स, टू बिकम सक्सेसफुल अगेन। दोबारा जाग जाओ, झुकना मत, हारना मत, थकना मत। अनसक्सेसफुल हो गए, ये तो लाइफ ही ऐसी है, सक्सेस अनसक्सेस, सक्सेस अनसक्सेस, अप डाउन। जहां पिछला मुकाम छोड़ा था उससे ऊपर तेरे को जाना है। यू हैव टू राइज लाइक अ फीनिक्स, इसका मतलब होता है टू बिकम सक्सेसफुल अगेन। देखो उसने अपनी सक्सेस पॉइंट पहले भी डिफाइन कर रखी है, उसने अपनी सक्सेस पॉइंट यहां पे भी देख रखी है। ये सक्सेसफुल पहले भी था, बट सक्सेसफुल बनने के बाद वो दोबारा फॉल हो गया। ये देखो फॉल, ये आ गया फॉल, उसके बाद वो दोबारा राइज हुआ टू बिकम सक्सेसफुल अगेन, दोबारा सक्सेसफुल बनने के लिए। सो राइट आंसर होना चाहिए इसका टू राइज लाइक अ फीनिक्स, सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है जी। आगे आ जाए। टू स्टील अ मार्च, टू स्टील अ मार्च का मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया। लास्ट 3 क्वेश्चन फॉर टुडे।
टू एक्ट इन अ फुलिश वे, टू ब्रेक समथिंग, टू आउटशाइन, टू आउटशाइन इज द राइट आंसर। अच्छा, टू स्टील अ मार्च का मतलब बताऊं क्या होता है? अपने कॉम्पिटिटर के साथ लड़ाई करना और अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट तुमने कोई ऐसा मूव लिया कि तुमने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। नया नया कुछ लॉन्च हुआ प्रोडक्ट मार्केट में, तुम पहले दुकानदार थे जो प्रोडक्ट को अपनी दुकान में लेके आए, तुम पहले दुकानदार थे जो प्रोडक्ट को खरीद के लेके आए, चाइना से लेके आए, तुमने चाइना से इंपोर्ट करवाया या फॉर एग्जांपल यूएसए से इंपोर्ट करवाया, बट तुम पहले थे मार्केट में। 10 प्लेयर्स थे यहां पे, ऐसे ऐसे 10 प्लेयर्स थे, और यहां पे तुम इकलौते प्लेयर थे जो वो प्रोडक्ट, वो आईफोन या जो भी तुम, वो फोन की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तुम अपने दुकान पे लेके आ गए, तुम्हारी दुकान की सेल एकदम राइज कर दी। जो बाकी के 10 प्लेयर्स, 9 प्लेयर्स हैं, 9 प्लेयर्स इन द मार्केट है, उनको तुमने बीट कर दिया। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढना जिसमें तुम वो जो एडवांटेजेस पोजीशन है, वो जो अपॉर्चुनिटी है, उसको ग्रैब कर सको। मतलब तुमने अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा के आउटशाइन करके उनको सरपास कर दिया। इसका मतलब होता है टू स्टील अ मार्च, अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करना एक ऐसी सिचुएशन में जो एक अपॉर्चुनिटी वाली सिचुएशन हो, और तुमने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उनको बीट कर दिया, एडवांटेज पोजीशन पे तुम आ गए, उसको बोलते हैं आउटशाइन करना। टू स्टील अ मार्च का मतलब टू आउटशाइन। सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है, आउटशाइन। ठीक है जी, ओके ओके ओके। चलो, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब यार मसा मजा, हैंड टू माउथ ऐसे बोलते नहीं है, बहुत सारी फैमिलीज बोलते हैं, बहुत सारे तुमने अपने कलीग्स को सुना होगा, यार माय फैमिली इज नॉट वेरी रिच, बस हम हैंड टू माउथ ही हैं, जो हम कमाते हैं। हैंड टू माउथ का मतलब पैसा आया और वही पैसा खाने में लग गया, और कोई नेसेसरी, मतलब सारे नेसेसरी मीन्स है हमारे, कोई भी लग्जूरियस मीन्स नहीं है इसमें। फिल्दी रिच पीपल नहीं यार, लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ फिल्दी रिच नहीं होते। फिल्दी रिच तो हैंड टू माउथ भी होते हैं और हैंड के साथ कुछ रखते भी हैं वो। मतलब तुम्हारे पास 100 रुपए है, अगर तुमने 100 रुपए ही खर्च कर दिया, दैट मींस यू आर लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। जो आ रहा है उतना ही खा रहे हो। टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, टू हैव इनफ मनी टू लिव एंड नथिंग एक्स्ट्रा। भाई बस जीने के लिए, बेसिक नेसेसिटीज के लिए पैसा है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा लग्जरी के लिए नहीं है, गाड़ी खरीदने के लिए नहीं है, एक नया मकान खरीदने के लिए नहीं है, शादियां करने के लिए नहीं है अपने घर में। राइट आंसर इज बस इतना पैसा है कि हम जी पाए, ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। राइट आंसर इज 115 सी फॉर कैलकाटा इज द राइट आंसर। To have enough money to live but not extra to spend on other amenities. Right answer is C. Adam's ale का मतलब क्या होता है? Ale का मतलब होता है water. Adam's ale एक बहुत फेमस फ्रेज है, कैथलिक का फ्रेज है। C for कैलकाटा। Adam's ale मतलब water is the right answer. Adam's ale मतलब water. अच्छा, मिस स्पेलिंग के 4 क्वेश्चंस करना, जल्दी से बताओ भाई। मिस स्पेलिंग के बहुत बड़े क्वेश्चन मैं तुम्हारे पास लेके आया हूं, आंसर बता दो इसका क्या होगा। वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्लास थी। सभी स्टूडेंट्स को मजा आया होगा, आई एम प्रीटी मच श्योर। सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक कीजिए। जैसे जैसे आप ये सेशन को लाइक करते हैं, आपके पास और ऐसे सजेशंस आने लग जाएंगे। यूट्यूब को पता लगेगा आपका एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, तो यूट्यूब आपके यूट्यूब एप्लीकेशन के ऊपर, फीड के ऊपर और ऐसे वीडियोस के सजेशन डालना शुरू करेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स आपके पास आने शुरू होंगे। 1 PM मेरे साथ जुड़ना, जनरल टेस्ट की क्लास है, आपको मजा आ जाएगा, मेरा प्रॉमिस है। डेफिनेटिव, राइट आंसर इज डेफिनेट। राइट आंसर इज ए फॉर अहमदाबाद। डेफिनेट के आंसर, डेफिनेट की स्पेलिंग DEFI। डेफिनेट का मतलब कंफर्म्ड, स्टिल कंफर्म्ड है जी, ये डेफिनेट चीज है, पर्टिकुलर चीज है। राइट आंसर इज ए फॉर अहमदाबाद, सही है। पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब राइट आंसर बी फॉर बॉम्बे। पेरिफेरल की स्पेलिंग होती है PERIPHERAL। पेरिफेरल, बी फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली राइट। बी फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली राइट। बी फॉर बॉम्बे, सबका आंसर आया नहीं आया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सबका आंसर आया नहीं आया? पेरिफेरल का मतलब समझ लो। पेरिफेरल का यहां पे मतलब होता है आउटलाइनिंग ऑफ समथिंग, आउटलाइन ऑफ समथिंग टू बी सिचुएशन। पेरिफेरल का मतलब होता है किसी की बाउंड्री पे सिचुएटेड होना। एक चीज है, आइटम यहां पे रखी हुई है, उसकी बाउंड्री तुमने यहां बता दी, मतलब उसकी पेरिफेरी में वो चीज रखी हुई है। पेरिफेरल कहां से आया है? पेरिफेरी से आया है। पेरिफेरी का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। पेरिफेरल मतलब कोई चीज जो बाउंड्री पे रखी हो और जो निगरानी के लिए रखी हो, उसको बोलते हैं पेरिफेरल। तो राइट आंसर इज पेरिफेरल का बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है। बी फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली राइट। पैसेंजर, पैसेंजर PASS, राइट आंसर इज ए। पैसेंजर की स्पेलिंग ए हो गई भाई।